स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग जो 2 लेक्चर देख चुके हैं आईआर के, ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे क्योंकि कनेक्ट करना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़े हैं हम, तो मोटा मोटा कनेक्ट करेंगे। इससे पहले अनाउंस ये कर रहे हैं कि वीकली अगले संडे से क्या करेंगे, हम लोग संडे से संडे करंट अफेयर देखेंगे। और करंट अफेयर क्या होगा, वो प्री फोकस होगा, प्लस वहां से हम लोग मेंस के निकालेंगे। मेंस के निकालने वाला अलग लेक्चर लेंगे जो सिर्फ आप लोग के लिए होगा, लेकिन प्री का हम लोग अब बाइंड अप करते चलेंगे यहाँ से कि प्री में जो मेजर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के करीब आता है, ये करंट हमारा गलत ना हो। बाकी तो हम बैठे हैं उसको गलत ना होने देंगे बाकी चीजों के लिए। दूसरी बात ये है कि आप लोग अपने दोस्त यार जो भी हैं उनसे शेयर करिए ये बातें, और ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा ये आप लोग जानते ही हैं, तो जोड़ने की कोशिश करिए। जो भी है मित्रगण हैं आपके, उनको इस परिवार से जोड़ने की कोशिश करिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें, इसके लिए कदम बढ़ाएं कि ये और आगे बढ़े। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। मैं यकीन मानता हूं कि अगर ये परिवार विकसित होगा तो इसमें आप लोग का भी मदद होगा, साथ ही साथ कंटेंट वाइज हमको पहुंच बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, जो आजकल धंधा बन चुका है, 1.5 लाख की कोचिंग चाहे जो भी है, वो कहानी बताने लगते हैं। कहानी में इस समय हमारे पास सीमित समय रहता है। ठीक है, जैसे आप ही लोग ले लीजिए, कितना समय दे पा रहे हैं। अब हम कहानी लेके आए कि कैसे, मजा तो बहुत आता है उस कहानी में, लेकिन वो यूज नहीं कर पाएंगे। 125 वर्ड में आप ही सोचिए, 125 या 200 वर्ड में कहाँ तक प्रासंगिक है कि वो मटेरियल हम यूज कर पाएंगे जो कहानी बताया जाता है। तो कहानी की तरफ नहीं जाए, वो बस अट्रैक्टिव लगता है, वो सक्सेस नहीं दिलाता है। यहाँ हम लोग टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट, और जो हम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो चीजें देख रहे हैं और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, बाकी लोग अप्रासंगिक चीजें पढ़ते रहें, कौन रोक सकता है। स्वतंत्रता भाई है सबके, सब लोग स्वतंत्र हैं। चलिए तो हम लोग लिंक करते हैं। देखो, पहला लेक्चर में हमने क्या क्या बताया था। तो पहला लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि कैसे निर्धारक तत्व होते हैं, कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं विदेशी नीति के लिए। विदेश नीति बनाना हो तो हमने बताया था कि हमारा सोचने का नजरिया कैसा होगा, सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक, सामरिक, और हम इसीलिए बार बार बताते हैं कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। मेरा काम यही है, ठीक है, बैठाना, आर्थिक रूप से, ठीक है, और हमने बताया कि कूटनीतिक रूप से, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, ठीक है, और हमने बताया था कि भौगोलिक रूप से। और जैसा वैश्विक परिदृश्य हो, उस वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपनी नीतियां बनाते हैं, विदेश नीतियां। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, निर्धारक तत्वों में मोटा मोटा देख रहे हैं। अब हम लोग देखें तो इसके बाद हमने 5 चरण बताया था भारत में, भारत की विदेश नीति के 5 चरण बताया था। 1 से 4 तक के हमने ये डायमेंशन रखा कि वैश्विक परिदृश्य क्या था उस समय। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य क्या था, और जो चरण चल रहा है तो उस समय में आंतरिक परिदृश्य क्या था। ठीक है, और जो चरण चल रहा था उसमें प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी। ठीक, और साथ ही में हमने बताया कि क्या हम नीति को लेके अपनी विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन किए, यथार्थवाद की तरफ रहे कि आदर्शवाद। ये हमने 4 नीति के लेके 4 चरण की बात की। 5वां चरण हम जो था, 5वां चरण मोदी युग के बारे में बात किया हमने। मोदी युग में मोटा मोटा 5 चीजें देखा, 5 नीतियां देखा। 5 नीतियां क्या, पड़ोसी पहले की नीति, जो पहले चला आ रहा था उसको और सक्रिय बनाया। ठीक है, दूसरा हमने हिंद महासागर आउटरीच प्रोग्राम। फिर हमने देखा मौसम परियोजना जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया गया था। चौथा हमने देखा एक टेस्ट, जो लुक टेस्ट को कैसे एक टेस्ट में चेंज किया, क्या क्या नीतियां चेंज हुआ वो देखा। ठीक है, और हमने पैसिफिक आइलैंड से जो हमारा
सहयोग था उसके बारे में देखा। ये 5 नीतियां जब मोदी साहब आए तो लेके आए और उसको व्यवहारिक करने की कोशिश किया। फिर हमने मोदी के साधन के रूप में देखे कि मोदी कौन कौन से साधन यूज किया, जिसमें हमने बात किया था कि डायस्पोरा पे डिपेंड रहा, 3D का दिया। 3D मतलब डेमोग्राफी, डिविडेंड, डेमोक्रेसी और डिमांड, ठीक है। उसके बाद प्रवासी सम्मेलन को टारगेट बनाया। ऐसे में बोला कि अगर पासपोर्ट का कलर बदल जाए तो जो खून के रिश्ते हैं वो नहीं बदलते, ठीक है। फिर इसने क्या किया, निवेश बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे देशों में विजिट किया, ठीक है। कुछ आक्रामक नीति लेके आया। कूटनीतिक रूप से 2 कूटनीति यूज किया, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी और पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। तो हमें मोदी के साधन के रूप में पता चल गया। इसकी आलोचना भी किए थे कि आलोचना क्या क्या था, ठीक है, उस पे जाएंगे नहीं, लेकिन आलोचना किए थे, ठीक। फिर हमने ये बताया था कि मोदी योग के बाद हम लोग आ गए थे निर्धारक पे, जो निर्धारक हैं उसके डिटेल में हम लोग पढ़े थे, ठीक। दूसरा लेक्चर स्टार्ट हमने किया, तो दूसरा लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो उसमें मेजर क्या चीजें थी। तो मेजर ही हमारा क्या था कि नेम के बारे में देखा, नेम की क्या प्रासंगिकता है, क्या प्रासंगिक है, और नेम की विशेषताओं से ही हम उसको अप्रासंगिक करार दिए, कैसे किए वो बताया है, ठीक है, अप्रासंगिक करार दिए, ठीक। और फिर हमने नेम 2.0 जो आया था उसके बारे में बात किया, ठीक है, नेम के बारे में बात किया, नेम 2.0 के बारे में बात किया। फिर भारत की क्या क्या महाशक्ति बनने के लिए क्या चीजें हैं भारत के पास, तो उसके बारे में बात किया। और भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं महाशक्ति बनने में, वो भी बात किया, ठीक है, वो चुनौतियां भी बात किया। और चुनौतियों के बाद हम आ गए थे भारत पाक रिलेशन में, ठीक है, भारत पाक रिलेशन में आ गए थे, द्विपक्षीय संबंध में। तो हमने बताया था कि विवाद किस किस चीज पे चल रहा है, और विवाद को लेके हमने सीमा विवाद को लेके बताया था, ठीक है, घुसपैठ को लेके बताया था, और जल विवाद को लेके बताया था। इस तरह के विवाद हमने सारी विवाद वहां पे कवर किए थे। और साथ ही साथ जितने समझौते हुए हैं उन समझौतों की अच्छी अच्छी बातें हमने जिक्र किया है, चाहे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन से लेके, एक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से लेके, और हम कहां तक आ जाए, ये लाहौर समझौता तक आ जाए, ठीक है, वो सारी हमने समझौते की अच्छी अच्छी बातें की जो उसमें है। फिर हमने इनसे क्या आर्थिक संबंध है, आर्थिक संबंध के बारे में बात किया, आर्थिक संबंध के बारे में बात किया, आर्थिक संबंध को लेके MFN का दर्जा का भी बात किया गया, ठीक है। तो आर्थिक संबंध से हमने बात कर लिया। फिर क्या क्या प्रॉब्लम है वो आर्थिक संबंध से वो जुड़े हुए बात कर लिए थे, ठीक। और यहीं पे हमने क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा एक नया डायमेंशन करते हैं कि भारत पाक पे लिखने के लिए आए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल में दे दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहली बात बताएंगे कि भारत और पाक में विवाद का एरिया क्या है, जो विवाद का एरिया है वो बता देंगे, ठीक है, सीमा विवाद, ठीक है, आतंकवाद से लेके, ठीक है, यहाँ पे गठबंधन को लेके, इस तरह हम विवाद लेके बताएंगे। तो विवाद बताएंगे, जब लिमिट में लिखना हो 125 या 200 में, तो हम भागेंगे नहीं कहीं और। उसके बाद सहयोग में क्या है, सहयोग में तो सहयोग में सार्क था, वो कहीं सहयोग तो करेगा नहीं, तो ये पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सार्क में सहयोग की बात हुई थी, लेकिन वहां पे भी ये अलग, इसी की वजह से सार्क सम्मेलन ही ठप पड़ गया, ठीक है। तो सहयोग की कोई ऐसी तो नहीं दिखती है कि सहयोग कर रहा है, ठीक है, कहीं भी। और सहयोग की बात इसमें ना करते हुए चुनौतियों की बात करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं। तो जो विवाद है वो विवाद तो चुनौतियां है ही हैं, साथ ही साथ इसके जो गठबंधन है या मंच पे, UN के मंच पे दुष्प्रचार करना, ठीक है, या अमेरिका से कुछ कहलवाना, ठीक, या चीन के साथ गठबंधन करना, चीन के साथ साइंस एंड टेक से का उपकरण लेना, जैसे रक्षा वाला, वो ये सब चुनौतियां हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में एक तुर्की का भी
डायमेंशन जोड़ेंगे कि तुर्की ज्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। ठीक, तो ये हम चुनौतियों की बात करेंगे और चुनौतियों के बाद में हम आ जाएंगे आगे की राह जरूर बताएंगे। ध्यान रखना कि आगे की राह प्रत्येक जो ये आएगा ना IR के क्वेश्चन बताना ही है कि आगे की राह क्या करना चाहिए। तो आगे की राह जो विवाद है या चुनौतियां हैं उन्हीं पे पॉइंट बना के उसके अपोजिट में दे देंगे। ठीक है, कि अपने UN में अपना मजबूती से पक्ष पेश करना चाहिए। चीन के साइंस एंड टेक वाले पे कुछ दे सकते हैं, तुर्की वाले पे दे सकते हैं, तो ऐसे हम बहुत सारे दे सकते हैं और बताया भी गया है। तो इस तरह हम चर्चा कर लेंगे डिटेल में। अब आते हैं वैश्विक पटल पे उभरता चीन के बारे में। और ऐसा नहीं है कि जो हम लिए हैं यहीं से क्वेश्चन उठेगा, इसके रॉ मटेरियल से उठेगा। ठीक है, वैश्विक पटल पे जैसे कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछ ले कि वैश्विक पटल में चीन के उभरने के कारण बताइए और साथ ही साथ भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका जिक्र करिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या इस समय वर्तमान समय में चीन भारत के लिए एक रोड़ा बन रहा है, इसके पक्ष में उदाहरण से तर्क दीजिए। ठीक है, या ये कह रहे हैं कि एशिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एशिया अब एक ध्रुवी की तरफ बढ़ रहा है, एक ध्रुवी की तरफ बढ़ रहा है। पक्ष और विपक्ष में तर्क आपको देने के लिए बोलते हैं। चाहे एशिया को बहुध्रुवीय बनाना जरूरी है, आप इस पे टिप्पणी करें तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। हमने क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया है यहाँ पे। तो देखो वैश्विक पटल पे क्या कर रहा है, चीन उभर रहा है। तो कैसे उभर रहा है, तो देखो अगर सोचने का तरीका देखें तो यहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत सशक्त होता जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक रूप में देखें तो वो महाशक्ति बनता जा रहा है, हर एक देश के साथ पैठ बना रहा है, BRI को लेके आया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है, सैन्य शक्ति इसकी मजबूत है। ठीक, और अपनी नीतियों में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। इन कारणों से क्या हो रहा है, चीन उभर रहा है। एक तो सबसे बड़ा है कि आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, राजनीतिक रूप से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, सैन्य शक्ति अच्छी है। ठीक है, नीतियों में बदलाव कर रहा है। तो इन कारणों से क्या हो रहा है, अब ये चीन उभर रहा है। अब तो ये बोला गया है कि US जो अमेरिका है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अब ये भी विद्वान बोलने लगे हैं कि चीन क्या कर रहा है, US की जगह ले रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का जगह चीन ले रहा है? टिप्पणी करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। हमने बताया कि सोचने का तरीका हमारा क्या होगा, चीन क्यों उभर रहा है। तो मेजर हमारा क्या है कि आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, सामाजिक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे राजनीतिक रूप से क्या कर रहा है, महाशक्ति बन गया है। तीसरा हमारा हमने बताया कि सैन्य रूप से बहुत बढ़िया शक्तिशाली है और साइंस एंड टेक में बहुत बढ़िया है इसलिए, और साथ ही साथ विदेश नीतियों में वो बदलाव कर रहा है इसलिए वो उभर रहा है। यही हमारा सोचने का तरीका होगा और एक व्यवस्थित लिखने का यही होगा। ठीक है, तो उदय के पहलू पे देखें तो आर्थिक रूप से उभार हो रहा है। जैसे एग्जांपल जब बोलेंगे आर्थिक रूप से उभार हो रहा है तो कैसे बोलेंगे कि अभी चीन का जो GDP है, चीन का GDP वो 17.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कितना, 17.7, जबकि भारत 5 ट्रिलियन करने में उसको नहीं याद आ रही है। आप सोचो कितना हो गया है इसका। ठीक है, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो ये चीन के उदय में आर्थिक पहल हो गया और एग्जाम्पल के साथ बता दिया। ठीक है, और दूसरा बताएंगे कि आर्थिक कोविड में सारे देश क्या हुए, आर्थिक रूप से संकुचित हुए। ठीक है, डिप्रेशन देखने को मिला, लेकिन चीन एक ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव तो पड़ा था लेकिन वो संकुचित नहीं हुआ था। तो आर्थिक पे हम एग्जांपल देते हुए बढ़ गए। देखो कितने स्मार्टली बढ़ रहे हैं हम आर्थिक रूप में। तकनीकी रूप से उदय हो रहा है ये भी बताएंगे। अब तकनीकी रूप से उदय हो रहा है तो अभी तकनीकी में कौन कौन से हैं, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ठीक है, स्पेस है। इन सब में ये नवाचार कर रहा है और आए दिन देखो क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा यही कर रहा है। तो तकनीकी रूप से उदय कर रहा है और एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, तो हमें राम कहानी नहीं लिखनी है, जो है आर्थिक रूप से उभार हो रहा है, एग्जाम्पल दिया क्यों, तकनीकी रूप से उभार हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हम कर रहे हैं। और तीसरा बता रहे हैं कि सैन्य वृद्धि में चीन का रक्षा व्यय पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, तेजी से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, तो उसकी नीतियों में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, बढ़ा है।
दूसरा सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है, तो इसके पक्ष में भी हमने तर्क रख दिया कि सैन्य वृद्धि कर रहा है। तो दूसरा सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है अमेरिका के बाद। ठीक, अब देखो भू रणनीतिक रूप से उदय हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो BRI है वो BRI में 160 या 124 के करीब देश क्या है शामिल है। बस ये बोल दो 100 प्लस शामिल है तो सही हो जाएगा। जब भी याद नहीं है ना तो 100 प्लस क्या है BRI को में शामिल है। तो भू रणनीतिक रूप से उदय हो रहा है। वो चारों तरफ अपना क्या कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव फैला रहे हैं और उन देशों तक पहुंच हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे BRI के बारे में हम लोग अच्छे से जिक्र करेंगे। BRI को एक अलग टॉपिक में ही लेंगे BRI को। ठीक है, लेकिन बस ये जानो कि BRI के माध्यम से सभी महाद्वीपों तक बेहतर संपर्क कर रहा है। तो उस संपर्क के कारण भू रणनीतिक रूप से ये उदय हो रहा है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हो रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल देंगे कि जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जैसे अर्थ संस्थागत पहल भी शुरू कर दिया है। अर्थात BRI में AIIB अर्थात एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और इसमें प्रभुत्व किसका है? चीन का है। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से हो रहा है। और जो बहुपक्षीय मंच हैं, चाहे SCO ले लो, चाहे G20 ले लो, उनमें इन मंचों पे ये बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ब्रिक्स ले लो। ठीक, तो ऐसे एग्जांपल देके बताएंगे कि राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हो रहा है। अब बताएंगे कि एक बाहरी प्रभाव के रूप में उदय हो रहा है। बाहरी प्रभाव के रूप में जैसे ऊर्जा, परिवहन, सूचना, IT। ठीक है, इन क्षेत्रों में चीन की रुचि उसे देशों पे बाहरी रूप से प्रभाव डालने में सक्षम बना रही है। मतलब वो बाहरी देशों को प्रभावित कर रहा है। ऊर्जा बहुत अच्छा है, परिवहन अच्छा है, IT इसका अच्छा है, तो और भी देश क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं और प्रभाव के रूप में इससे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सहयोग बनाते हैं और सहयोग बनाने की वजह से एक बाहरी प्रभाव के रूप में एक उदय हो रहा है चीन का। ठीक है, तो उदय को हम लोग समझ लिए। ठीक, अब चीन जब उदय हो गया मालिक, तो कुछ वैश्विक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ लेगा कि चीन के उदय के कारण वैश्विक प्रभाव पे चर्चा करिए। तो पहले आपको उदय के कारण बताना होगा और उसके बाद वैश्विक प्रभाव पे चर्चा करना होगा। ठीक है, तो वैश्विक प्रभाव में क्या होगा? देखो अमेरिका के पक्ष में अभी तक था, सबसे वैश्विक रूप से सशक्त देश कौन था? अमेरिका था। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं उसके बाद। तो अमेरिका के पक्ष में था शक्ति संतुलन नहीं था। अभी क्या है, वर्चस्व जो अमेरिका का था वो डाउनफॉल होने लगा। अब दो ध्रुवीय बनता जा रहा है। अब किसके किसके बीच में देखा जा रहा है? चाइना और US के बीच में देखा जा रहा है, दो ध्रुवीय बना। या एक कहें कि भारत भी आ रहा है तो बहुत ध्रुवीय बन रहा है। तो एक वैश्विक प्रभाव होगा कि वैश्विक प्रभाव में अमेरिका की शक्ति के पक्ष में शक्ति संतुलन ना होके अब क्या हो रहा है, दो ध्रुवीय हो रहा है या बहुत ध्रुवीय विश्व का मार्ग प्रशस्त हो रहा है इसकी वजह से। दूसरा क्या है कि जो युद्ध जैसी स्थितियां हैं वो दोहराई जा रही हैं। जैसे वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन की स्थिति देखें तो युद्ध हुआ। ठीक है, और US यूरोप द्वारा कमजोर प्रतिक्रिया। ठीक है, यूरोप और जो US थे वो इस युद्ध पे क्या किए? कमजोर प्रतिक्रिया किए। तो चीन बैठा बैठा देख रहा है कि साहब करो प्रतिक्रिया, कितना स्ट्रांगली युद्ध को रोकने के लिए प्रतिक्रिया कर रहा हूं। जब देख रहा है कि ये प्रतिक्रिया ही कम कर रहे हैं तो फिर इसको मिल गया बढ़ावा, मनोबल बढ़ गया। ये ताइवान को अधिग्रहण करना चाहेगा। अब ताइवान को कहता है ना कि वन चाइना का मतलब यही है कि ताइवान को अपना पार्ट मानता है। तो आए दिन चीन क्या कर लेगा, जब उभरेगा तो चीन ताइवान को अधिग्रहण कर लेगा। और जब देख ही रहा है कि US और यूरोप कमजोर प्रतिक्रिया इस पे दे रहे हैं तो इसका युद्ध जैसी स्थितियां क्या होंगी? बढ़ेंगी। दूसरा हुआ, अब देखो कितना हम लोग टू दी पॉइंट और सबसे अलग कर रहे हैं। तो हम सिर्फ मोटा मोटा है वो देख रहे हैं। US और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ता जा रहा है। कैसे? जैसे क्वाड को लेके आलोचना कर रहा है चीन, बोल रहा है कि अमेरिका की रणनीति है हमें घेरने की। ठीक, आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बाजारों के प्रति प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
और इसके यूएस और चाइना में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है या प्रतिद्वंदिता बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो वैश्विक समस्याएं हैं जैसे आतंकवाद है, जलवायु है, ठीक है, या बाजार व्यवस्था है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो डाउनफॉल होंगे इनकी प्रतिस्पर्धा। क्योंकि जब भी वैश्विक समस्याओं को निपटना है तो हमें क्या करना होगा, एक साथ एक मंच पे आना होगा और सहयोग करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता है। ठीक ठीक साहब, तो हमने बताया कि यूएस की शक्ति संतुलन जो पक्ष में था, यूएस के पक्ष में, वो प्रभावित होगा चीन के उदय की वजह से। युद्ध जैसी परिस्थितियां का दोहराव होगा, जैसे यूक्रेन और रशिया में कम प्रतिक्रिया देखने को मिला, तो चीन क्या कर सकता है, ताइवान को अधिग्रहण कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, यूएस और चीन के बीच में प्रतिद्वंदिता जारी रहेगा, बाजार में को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके, आतंकवाद को लेके, इन सब पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा अगर प्रतिद्वंदिता रहेगा तो। ठीक है, अब देखो मजे की बात तो ये है, एक बार मिटा लेते हैं, साफ साफ से हम लोग समझेंगे। मजे की बात यहाँ पे और क्या आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को क्या कर रखा है, चीन अपने प्रभुत्व में ले रखा है और इंटरफेरेंस कर रहा है, उसके हस्तक्षेप कर रहा है आंतरिक मामलों में। नहीं चाहता है ऑस्ट्रेलिया कि चीन के साथ संबंध बनाए, नहीं चाहते हुए भी वो भागीदार बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे दें, एक एग्जाम्पल दे दें कि आरसीपी का अभी स्टार्ट हुआ। आरसीपी में जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, इसमें ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, शामिल हो गया और इसमें चीन भी है। तो असहयोग मतलब खट्टा मन भी होते हुए ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, इसमें शामिल हो गया। तो उसके पक्ष विपक्ष से देखा जा सकता है कि उसकी अपनी कुछ मजबूरी होंगी या व्यापार बढ़ाना होगा, इसलिए शामिल हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या, एक बार समरी करें कि यूएस की शक्ति क्या हुई, कम हुआ, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी। दूसरा, तीसरा हमने बताया कि तनाव बढ़ने की वजह से, यूएस और चाइना के तनाव बढ़ने से वैश्विक समस्याएं में सहयोग नहीं मिलेगा, उसमें प्रभाव पड़ेगा। फिर बताएंगे जो ना चाहते हैं उनके साथ भी वो क्या करना पड़ रहा है, गठबंधन बनाना पड़ रहा है, जैसे आरसीपी में ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया। और फिर नेक्स्ट क्या है कि दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में देखो ये क्या कर रहा है, अपना अधिकार बना रहा है, उसमें सेना की तैनाती कर रहा है। तो ताइवान हुए, वियतनाम हुए, ऐसे छोटे छोटे देश क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर दबदबा बढ़ा रहा है और वहां के संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो एक तरफा होगा, उस क्षेत्र पे क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो चाइना उभरेगा तो ये क्षेत्र पे क्या करेगा, राज करेगा। नेक्स्ट क्या है कि हथियारों के होड़ का खतरा हो जाएगा। अब जैसे हथियार कैसे, एग्जांपल ले लो कि जब चाइना बढ़ना स्टार्ट किया तो जो इसके प्रतिद्वंदी हैं या इसके प्रति क्या है कि चाइना से खतरा है, वो जापान हो चाहे दक्षिण कोरिया हो, वो अपने तनाव के कारण क्या कर रहे हैं कि सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात रक्षा व्यय। आजकल देखो रक्षा व्यय जापान ने भी बढ़ा दिया, तो रक्षा व्यय हो रहा है, तो एक मोटा मोटा पैसा इधर जा रहा है, किसको, चाइना को संतुलित करने के लिए। तो वैश्विक प्रभाव में यह भी देखा जा सकता है कि हथियार की होड़ लग गई है। अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया जो तनावपूर्ण है चाइना के साथ रिलेशन, वो क्या कर रहे हैं, रक्षा व्यय में वृद्धि कर दी है। और चीन के बीआरआई पहल जो है, बीआरआई पहल के कारण आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या, प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव, जैसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। श्रीलंका का संकट, श्रीलंका को ऋण के जाल में फंसा लिया, और वैसा ही कुछ नेपाल के साथ कर रहा है। नेपाल भैया सोच रहे हैं कि मजे में है, हम भारत से सहायता ना लगे, चीन की सहायता कर ले रहे हैं और हम बहुत विकास करेंगे। आने वाला दिन ऐसा ही होगा, श्रीलंका जैसा ही नेपाल का भी हो जाएगा अगर अभी नहीं सुधरा तो ऋण जाल में फंसाता जा रहा है बीआरआई को। तो ये एक बड़ी बात है। ठीक, तो हमने पूरा बता दिया, लेकिन हमें ये पॉइंट हर जगह कहीं भी यूज आए, मौका है हथियार के रूप में यूज करना है कि यूएस का पावर शक्ति पक्ष में शक्ति नहीं रह गया। ठीक है, युद्ध की संभावनाएं बढ़ रहा है या अधिग्रहित करने का। ठीक है, जैसे गलवान वाले घाटी में देख लो। ठीक है, तीसरा हमने बताया कि यूएस और चाइना के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और वो तनाव चाहे आर्थिक प्रतिबंध के रूप में देखा जा रहा है, बाजार व्यवस्था पे देखा जा रहा है, या वैश्विक समस्याओं को क्या करेगा, डाउनफॉल करेगा, मतलब वैश्विक समस्याओं को और बढ़ाएगा। ठीक है,
फिर हमने कहा कि जो लोग हैं वो विवश होकर इसके साथ में क्या कर रहे हैं, ऐसा उदय होने की वजह से विवश होकर सहयोग कर रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल भी दिया ऑस्ट्रेलिया का आरसीईपी में। फिर हमने बोला कि बहुध्रुवीय बनता जा रहा है देश, वैश्विक व्यवस्था कैसा हो रहा है, बहुध्रुवीय बनता जा रहा है, हथियार का होड़ अब लग गया है। इसका एग्जाम्पल दिया हमने जापान और साउथ कोरिया को लेके। ठीक, हमने कहा कि बीआरआई की वजह से ऋण का संजाल कर रहा है, ऋण जाल हो रहा है जो श्रीलंका में देखने को मिला। तो ये हमारा इसके उदय होने की वजह से वैश्विक प्रभाव होगा। ठीक है, हमने बड़े अच्छे से समझ लिया इस चीज को, और दिमाग में बैठा लेना है इस चीज को। और डायमेंशन, हम एक बात कहेंगे कि नोट्स जो दिया है, देखो नोट्स देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है मेरा कि जो फालतू में नोट्स बनाते हो ना, उसको पढ़ने और उसको और क्रिएटिव बनाने में आपका दिमाग लगे, ना कि लिखने में। वो लिखने का टाइम बचाना है। क्या है, थोड़े से पैसे लगे हैं, उस पैसे से आपको लिखना बच जा रहा है, आपका जो भी 50-100 घंटा बच जा रहा है लिखने से, तो फायदा ही है ना। अब क्या करो कि जो पॉइंट हमने दिया है उस पॉइंट में क्या करो, एक की पॉइंट निकालो कि उस पे, जैसे ये पूरा दिया है तो वो की पॉइंट बगल में लिख लो, और की पॉइंट जब बगल में लिख लोगे तो वही की पॉइंट एग्जाम के समय में केवल देख के चले जाओगे तो बहुत सफलता है, और यही होना ही भी चाहिए। ठीक है, तो नोट्स नहीं बनाना, जो बता रहे हैं नोट्स बनाए हुए वो, और कुछ नोट्स हो सकता है कि लिखाएंगे भी, ठीक है, कुछ बताएंगे भी। अब देखो भारत के लिए क्या निहितार्थ है, अगर उभर रहा है चीन तो भारत के लिए क्या निहितार्थ। तो निहितार्थ में देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम एक मैप, अब वीडियो पॉज करके मैप लाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अब देखो कि इंडो पैसिफिक रीजन है ये, ठीक है, ये आपका रीजन कौन सा है, ये हिंद महासागर है और ये पैसिफिक है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक जो है हिंद और प्रशांत क्षेत्र में असंतुलन हो जाएगा। और चूंकि देखो भारत क्या है, भारत कि जो साउथ वाले हैं, जो कर्सर है वो घुमा रहे हैं, यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि हमने वेबसाइट तुरंत ऑनलाइन किया है, उसको देख रहे हैं। तो देखो हिंद महासागर से 3 तरफ से घिरा हुआ है साउथ के जितने राज्य हैं। तो हिंद महासागर में एक तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स लेके आ रहा है, तो इसको घेर रहा है भारत को। और दूसरी बात कि भारत को व्यापार करना है किससे, यूएस से करना है, चाहे न्यूजीलैंड से करना है, इन देशों से, छोटे छोटे देशों से करना है। तो व्यापार करने के लिए हिंद महासागर या पैसिफिक, मान लो जापान से करना है, तो जापान से करना है तो हमें पैसिफिक में जाना होगा कि नहीं। तो जब ये चीन है, चीन इतना पे है, अगर चीन का प्रभुत्व बढ़ जाएगा तो इंडिया और पैसिफिक रीजन का, दोनों रीजन क्या होगा, भारत के लिए संकट को उत्पन्न करेगा। तो आई थिंक इतना समझ गए होंगे कि इंडो मतलब हिंद महासागर में और पैसिफिक महासागर में संकट समस्या करेगा कौन, चीन करेगा, अपनी प्रभुत्व जमाएगा, व्यापार को अवरोध करेगा। इन जैसे यहाँ पे, यहीं पे क्या है कि वियतनाम है, ठीक है, और वियतनाम में बहुत सारे निवेश किया हुआ है, तो वो निवेश भी प्रभावित होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब समझ रहे हो हमारा। अब कहने का, अब आ जाते हैं मोल पीपीटी पे। तो मेन क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो हमने क्षेत्र दिखाया, चीन से क्षेत्रीय विवाद होगा, तो चीन के उदय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, और ये क्षेत्र क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। तो जो भारत ने निवेश किया है वो निवेश क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, या उसका व्यापार क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। समझ में आया? चाहे वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, ये तो है पैसिफिक में ना साहब, तो ये प्रभावित होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेके। तो पहला की पॉइंट हो गया कि हिंद प्रशांत पे छोड़ेंगे अपना दिमाग कि वहां के हित प्रभावित होंगे। दूसरा क्या है, सीमाओं की सुरक्षा में, जैसे चीन सीमा को लेके बहुत सक्रिय हो गया है, आक्रामक रूप अपनाने लगा है, जैसे गलवान वाली घाटी में। और अभी आगे बढ़ेंगे, 1 जनवरी 2022 से इसने सीमा के लिए एक नया सीमा कानून लाया है, जो लगभग 3000 से ऊपर जो सीमा विवाद है ना, उस पे कानून लेके आता है। तो वो भी जो कानून है वो बहुत आक्रामक है। तो भारत के सामने सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी। फिर सीपेक के तहत पाकिस्तान को क्या करता है, चीन समर्थन करता है, तो ये भी एक समस्या है भारत के लिए। तो हमने क्या किया, समस्या में बताया हिंद प्रशांत क्षेत्र को, और एग्जाम्पल के साथ बताना है, सीमाओं की सुरक्षा एग्जाम्पल के साथ बताना है, सीपेक को बताना है, और फिर बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो, चाहे आप पैनल ले लो, सोलर पैनल ले लो, चाहे सेमीकंडक्टर ले लो, इन सब अप्लाई या
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले लो, मोबाइल वगैरह या झालर जो झूमर वगैरह लगाते हो दीपावली में, वो चीजों पे, या एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को लेके क्या कर रहा है, भारत चीन पे निर्भर है। सोचो, चीन पे निर्भर है भारत पूरी तरह से, तो ये भी समस्याएं हैं इसके लिए। तो हमने समस्याओं में भारत के लिए बताया कि क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, सीमाओं की सुरक्षा करना, सीपेक को लेके अर्थात बीआरआई को लेके चिंता है, फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरी अप्लायंस एपीआई को लेके चिंताएं हैं, या चीन पे निर्भर है। ठीक, तो भारत के लिए दुविधा भी है। क्या दुविधा है कि आर्थिक पूर्व एशिया और मध्य एशिया में, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में एक आर्थिक भागीदार के रूप में सक्रिय होना चाह रहा है। कौन? इंडिया होना चाह रहा है। कहां पे? तो दक्षिण पूर्व एशिया में और हमारा मध्य एशिया में। इवन मध्य एशिया ही नहीं है बल्कि अफ्रीका भी है। ठीक है, यहां पे भारत क्या चाह रहा है, आर्थिक रूप से भागीदार कर रहा है इन देशों के साथ, लेकिन इन देशों में चाइना क्या कर रहा है, इससे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, अर्थात चाइना भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है इन देशों में, जो आर्थिक भागीदार के रूप में देशों के साथ करना चाह रहा है। किसके साथ? तो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका, एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो अब दुविधा यह है कि भागीदार करे या वैसे ही बैठे रहे चाइना को देखते हुए। नेक्स्ट क्या है भारत के सामने, हम वही बता रहे हैं जो कॉमन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सामाजिक आर्थिक, जो हमने बताया था बेस में, लेकिन अभी एग्जाम्पल के साथ लिख रहे हैं, बेस्ड लिख रहे हैं। WHO, WTO, ब्रिक्स, रिम एसोसिएशन है, SCO है, इन जैसे बहुपक्षीय मंचों में चीन का क्या हो रहा है, प्रभुत्व बढ़ रहा है, ये भी भारत के सामने चिंता है। ठीक है, चीन भारत के छोटे पड़ोसी देश, जो पड़ोसी देश हैं, उसको प्रभावित कर रहा है। नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, ठीक है, इवन बांग्लादेश है, भूटान है, इन सबको प्रभावित कर रहा है। तो एक तरह से कहें कि भारत की पड़ोसी, जो प्रथम पड़ोसी नीति है, उस पर प्रहार करना चाह रहा है, उसको धूमिल करना चाह रहा है। तो ये सब लेके चिंताएं हैं। तो सर अब हम करें क्या? तो करें क्या, हम अब राय देंगे कि अगर ऐसे ही है तो देखो क्वेश्चन कहाँ, इस टॉपिक से बोल रहे हैं कि उभरते चीन के कारण वैश्विक और भारत पे पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। हो गया क्वेश्चन। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आगे की राह जरूर बनाना है, वे फॉरवर्ड जरूर बताना है, सुझाव जरूर देना है कि भारत को क्या करना चाहिए, स्वयं मजबूत करना चाहिए। कैसे करें? जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एग्जांपल भी दो, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना आगे है और भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग है उसका दोहन नहीं कर पा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक है, सेमीकंडक्टर है, सोलर पैनल है, अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करना चाहिए और इसकी तरफ कदम उठा भी चुका है भारत। ठीक है, तो चीन पे निर्भरता कम करना चाहिए, स्वयं को मजबूत करके चीन पे निर्भरता कम करना चाहिए। और एग्जाम्पल बताएंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रभाव के मूलभूत स्रोतों की रक्षा करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव हैं उनके मूलभूत स्रोत हैं उनकी रक्षा करना चाहिए। जैसे पड़ोसियों के साथ आर्थिक एकीकरण करना चाहिए, जो क्षेत्रीय संस्थान है जैसे सार्क बंद है, वो सार्क को क्या करना चाहिए, पुनर्जीवित करना चाहिए। ठीक है, एशिया में संतुलन की राजनीति होना चाहिए, क्योंकि एशिया में चीन अगर बढ़ता जाएगा तो एशिया ऐसा नहीं है कि एक ध्रुवीय बनना चाहिए, फिर तो क्या हो जाएगा, तनासा हो जाएगा एशिया में। ठीक है, तो एशिया में जापान को बढ़ावा देना चाहिए, जापान को आना चाहिए, जापान को साथ लेके इंडिया क्या करे, आगे बढ़े, जो कर भी रहा है और दिख भी रहा है। तो एशिया को संतुलन करना, ये आगे की राह ऐसे बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर हम एक निष्कर्ष दे सकते हैं, ये जो निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब भारत चीन आर्थिक संबंध की बात करें तो देखो, भारत और चीन का आर्थिक संबंध सामरिक और सहयोग वाला रहा है। ठीक है ना, सामरिक रूप से संबंध रहा है, सहयोगात्मक रहा है, लेकिन ये देखा जाए भारत और चीन का आर्थिक संबंध ये भारत के पक्ष में ना होते हुए चाइना के पक्ष पे ज्यादा झुका हुआ है, अर्थात भारत के हितों को पे क्या कर रहा है, नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहा है। कौन? भारत चीन का आर्थिक संबंध। अब इसके बारे में हम देखें तो क्या है संबंध के बारे में, तो आगे देख लेते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए, डाटा है कि 2022 में चीन से भारत को होने वाला, चीन से कहां जा रहा है, भारत में निर्यात हो रहा है, वो कितना बढ़ गया है, 45.51%, अर्थात लगभग
लिख सकते हो कि 45% बढ़ के कितना हो गया, $100 बिलियन। मतलब कि भारत को निर्यात करता है चीन कितने का, लगभग $100 बिलियन का। और अगर इनके बीच में संबंध देखें तो भारत का व्यापार घाटा कितना है, $77 अरब है। बहुत होता है $77 अरब। फिर से देखें तो एपीआई है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसका 70% आपूर्ति कहां से होता है, चाइना से होता है। तो बहुत ज्यादा पैसा तो यहीं पे झोंका जाता है। ठीक है, भारत क्या करता है, सौर ऊर्जा के लिए जो सोलर पैनल है उसके लगभग कंपोनेंट 80% कंपोनेंट कहां से खरीदता है, वो चाइना से लेता है। तो ये हम प्रकृति बताएंगे कि संबंध कैसा है, लिखेंगे, बताएंगे कि $100 बिलियन का निर्यात करता है चाइना। भारत व्यापार घाटा कितना है भारत और चाइना के बीच में, तो भारत के समक्ष $77 अरब है। ठीक, फिर एपीआई को बताएंगे कि 70% आपूर्ति कहां से करता है, चाइना से करता है। जो सोलर पैनल्स हैं या उसके कंपोनेंट हैं वो 80% कहां से आपूर्ति किए जाते हैं, चाइना से किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात चीन पे भारत की निर्भरता के कारण क्यों है, इसके अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि क्या निर्भरता के कारण है। यार ये साउंड ना डिस्टर्ब कर रहा है, जब कोई बाहर से साउंड आता है ना तो इरिटेटिंग होता है, फिर ध्यान भटक जाता है वो इनपुट। चलिए अब हम बात करते हैं कि चीन पे भारत की निर्भरता के कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा दिमाग में रहना है, ये हथियार हैं जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यकीन मानिए ये सबसे बेस्ट आंसर लिखने का जो निचोड़ निकाला है वो है, क्या है कि देखो भारत का, पहले हम की पॉइंट में देखेंगे, क्योंकि आप लोग पूरी कहानी राम कथा पढ़ने लगते हो वही दिक्कत है। की पॉइंट देखेंगे, जैसे जीडीपी में देखें, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का या विनिर्माण का हिस्सेदारी कम है। आप मैन्युफैक्चरिंग में जब कहेंगे कि हिस्सेदारी क्या है, कम है भारत की, इसलिए क्या है, चीन पे निर्भर है। तो हम एग्जांपल बताएंगे कि एपीआई है, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, एपीआई है इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे सोलर पैनल वगैरह है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है। सेमीकंडक्टर, जबकि सिलिकॉन में सबसे ज्यादा भारत के पास मटेरियल है, लेकिन सेमीकंडक्टर में भी नहीं बना पाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चर पे डिपेंडेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे ओवरऑल कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, भारत की हिस्सेदारी कम है, इसलिए निर्भरता है, सीधी बात है। ठीक है, दूसरा क्या है कि चीन में अगर देखें एफडीआई को लेके ज्यादा उदार है, तो यहां पे निवेश आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में उतना उदार नहीं है। तो उदार की लेके उदार नहीं है, मतलब अपने नियम और कानून को कठोर है चाइना के अपेक्षा। व्यापार करने की सुगमता नहीं है, हालांकि अभी हो रहा है, लेकिन हम बोल सकते हैं। तो पहला हमने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी कम। दूसरा क्या, उदार की प्रकृति देखें तो चाइना ज्यादा उदार है व्यापार बढ़ाने के लिए या एफडीआई लाने के लिए, जबकि भारत क्या है, कम है। तीसरा हम बताएं कि चीन की जो वस्तुएं होती हैं, चाहे कीमत में देखें, उपयोगिता में देखें, डिजाइन के मामले में देखें, तो वो उसके सामने भारत की उत्पादक जो होता है घरेलू उत्पाद, उसके सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। तो तीसरा कारण है कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो व्यापार के लिए सुधार किया जा रहा है, तो भारत में आज भी लाल फीताशाही वगैरह लेके अवरोध है। ठीक है, व्यापार सुधार उतना नहीं हो पाया है, जो परिवर्तन हो रहा है वो अप्रभावी रहे हैं। तो व्यापार के सुधार जो किए जा रहे हैं वो अप्रभावी हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट रहा। पांचवा क्या है कि इंडिया में जितने उत्पाद बन रहे हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो विश्व में उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का अभाव है, मानकीकरण का क्या है, अभाव है। तो हमने ये बताया इसकी वजह से क्या है, निर्भरता है। इसको जरा सा एक बार समरी कर ले क्या। देखो निर्भरता के लिए क्या है, हमने कहा कि विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी कम है। दूसरी बात क्या है कि एफडीआई या व्यापार के लिए जो उदार कानून या जो व्यवस्था उदार होना चाहिए वो उदार की कमी है। तीसरा हमने कहा, तीसरा ये बताया कि जो व्यवस्था हम लाते हैं, जैसे सुधार व्यवस्था कोई भी लाते हैं, तो सुधार व्यवस्था क्या है, व्यापार सुधार व्यवस्था अप्रभावी है। प्रभावी
नहीं है, प्रभावी नहीं है। अर्थात यहाँ पे लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, तो हम बता रहे हैं कि भारत के जितनी उत्पाद है वो चाइना के उत्पाद में के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। जैसे मोबाइल ही ले लो, कितना सस्ता मोबाइल बनाते हैं, झालर ही देख लो कितने सस्ता बनाते हैं। ठीक है, चाहे उपयोग को लेके देखें चाहे दाम को लेके देखें, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है, निर्भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो एक और पॉइंट था, गुणवत्ता का नियंत्रण नहीं है। गुणवत्ता क्या है, नियंत्रण नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ना होने की वजह से निर्भरता हमारा बढ़ गया है। तो हमने एक समरी कर लिया और यही की पॉइंट हमें लिखना है और हमारा नोट्स होगा। तो जब भी कहते हैं ना कि सिनॉप्सिस बनाना होता है तो ये ऐसे ही बनाए जाएंगे। ठीक है, कि एक पॉइंट लिखा और इस पे निर्भरता क्यों है, ऐसे बॉक्स में छोटा सा बन जाएगा, पेज के कोने पे बैठा रहेगा। ठीक, तो भारत में घरेलू उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? चाइना के वजह से जीडीपी, जो घरेलू उद्योग है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखो, चीन से आयात बढ़ रहा है। चीन के आयात की वजह से जो घरेलू रोजगार हैं वो निगेटिव रूप से प्रभावित हो रहे हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? कि जब चाइना के सामान के सामने हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई मान लो एक कलम ही बना रहे हैं और कलम का दाम हम 25 रुपए हमारा लागत आ रहा है और चाइना वाले वही कलम 5 रुपए में बेचने लगे, तो लोग कहाँ भागेंगे? 5 रुपए में। फिर ये नहीं होगा। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, जब ये कलम बनाने वाला कोई रोजगार है उसमें लोग ही नहीं लगे रहेंगे, क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा, इसके सामने टिक नहीं पाएगा, जब तो बेरोजगार हो जाएंगे लोग। ठीक है, एमएसएमई को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि एमएसएमई की सब जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी होती हैं और चाइना क्या करता है, उसको प्रभावित कर देता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में जो खिलौने आते थे एमएसएमई के द्वारा बनते थे, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल के, नहीं जो भी है, ठीक है, गुड़िया, वो चाइना वाले बनाने लगे और चाइना वाले सस्ते में। तो एमएसएमई क्षेत्र का हमने तो एक खिलौना सेक्टर लिया। हर एक सेक्टर में जैसे जो कुटीर होता है, जैसे कप वगैरह बनाते हैं, कप बनाते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली अपना बना के कप दे देते हैं, लेकिन वो बनाते हैं साथ में इतना सुंदर, चाइना वाला कप सुने हो गए, सुंदर बनाते हैं कि देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उसी की तरफ आते हैं। तो एमएसएमई को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है, जो असंगठित क्षेत्र हैं उनको प्रभावित किया है। ठीक, अब देखो कि अभी कोविड आया, कोविड के दौरान में जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है वो प्रभावित हुई। ठीक है, वो चीन के पक्ष में दिखता है। आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों को और बढ़ावा दिया। हमारे कोविड में देखा था कि हर जगह खाद्यान्न हो या कोई हमारे डेली बेसिस पे काम हो, वो आपूर्ति क्या हुआ था, श्रृंखला बाधित हो गया था। और चीन के पक्ष में व्यापार संतुलन आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को और बढ़ाता है। ठीक है, हमारी आपूर्ति जब नहीं होगा और चीन हर जगह फैले रहेंगे तो वो तो बढ़ाएंगे ही। जो सौर उद्योग है, सोलर पैनल वगैरह, इसमें मूल्य को संवेदनशील बना दिया है। चाइना वाले पैनल 1000-2000 में दे रहे हैं, इंडिया वाले 35,000 में दे रहे हैं। सोचो कहां टिकेगा। नेक्स्ट क्या है कि घरेलू उद्योग पे तो प्रभाव ये हमने देखा। दूसरा क्या है कि खराब उद्योग, खराब गुणवत्ता वाले चीन क्या कर रहे हैं, उत्पाद भर रहे हैं। उनकी क्वालिटी भले ना 5 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन कितना दिन चलता है। और उस उत्पाद में जो केमिकल वगैरह यूज किया जाता है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य में स्थानीय पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। जैसे सेमीकंडक्टर ले लो, सोलर पैनल ले लो, मोबाइल ले लो, वो 6 महीना चलाओ और 6 महीने के बाद क्या कर दो, खराब छोड़ दो। ठीक है, खराब हो गया तो फेंक दो। तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का डंप बनता जाएगा, वो पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा, साथ ही साथ मनुष्य को भी प्रभावित करेगा। समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि क्या क्या घरेलू उद्योग है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम और दिमाग खोलते हैं आप लोग का, क्योंकि लिखने का यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी लिखो।
तो घरेलू उद्योग पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? घरेलू उद्योग पे सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा रोजगार पे, और रोजगार में भी देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में, और समझ रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे, विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगा और उस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे और बेरोजगारी बढ़ता जाएगा, कुटीर उद्योग फलित नहीं होंगे, ठीक है। एमएसएमई क्या हो जाएगा? डाउनफॉल होगा। और एमएसएमई सोचो, हमारे 11 करोड़ को अकेले क्या कर रहा है? ये रोजगार दिए हुए है, वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। असंगठित जो क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उसमें डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है। रोजगार को देखो, रोजगार में या वो किसी तरह जीविकोपार्जन अगर कर रहे हैं तो जीविकोपार्जन कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक। साथ ही साथ ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही में पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। और ये हमारा घरेलू उद्योग में क्या डाटा चोरी कर रहे हैं। डाटा चोरी करने के बाद जैसे कि कहते हैं ना, बिग डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, और ये भारत नहीं कर रहा है। बिग डाटा का एनालिसिस बहुत सारे ऐप से इकट्ठा कर रहे हैं, और जनता को क्या चाहिए वो जान लेते हैं, जनता को जो चाहिए वो सस्ते दाम पे उपलब्ध कराते हैं। तो बिग डाटा चोरी की वजह से हमारे जनता के ऊपर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। जो चीज चाहिए उसको मिल रहा है सस्ते में, बाजार में उतार रहा है बिग डाटा एनालिसिस की वजह से, ठीक। इवन ये भी देखें कि घरेलू उद्योग के ऊपर ये डाटा सर्वे करके और गिने चुने में क्या कर रहे हैं कि अपना किसी भारतीय को क्या बना दे रहे हैं? हेड बना दे रहे हैं, और उसमें पैसा कौन लगा रहा है? ये चाइना वाले लगा रहे हैं। तो कहने को तो भारतीय हो गया, लेकिन ये चाइना माइंडेड है, और चाइना ही अपना क्या कर रहा है? वस्तुएं बेच रहा है, और मेड इन इंडिया करके बेच रहा है, ठीक है। तो सोचो कैसे प्रभावित कर रहा है। और ये जो एमएसएमई का रूप लिया है, छोटे छोटे जगह पे ले रहा है, एमएसएमई के जगह ये रूप ले रहा है, जो वर्चुअल रूप से भारतीय जाना जा रहा है, लेकिन है एक्चुअली चाइना का। वो इनको एमएसएमई को, जो एक्चुअल रूप में एमएसएमई है भारत का, उसको तो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये घरेलू उद्योग पे प्रभाव डाल रहा है, ठीक। अब देखो कि हम क्या करें। भारत के में चीन के आयात को कम करने के लिए हमने क्या, भारत ने कदम उठाया। तो क्वेश्चन यही है कि पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत चीन पे ज्यादा निर्भर है। इन निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने कदम क्या, कौन कौन सा कदम उठाया है, उल्लेख कीजिए। तो बताओ, अब आ जाओ। तो पहले बताओ, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया मालिक, और आत्मनिर्भर भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया। जैसे पीएलआई सेक्टर है, पीएलआई सेक्टर को जो 10 थे उसको अभी 10 ही है कि 12 कर दिया है, लेकिन पीएलआई सेक्टर में को बढ़ावा दिया रहा है। पीएलआई सेक्टर में 10 चीजें चिन्हित की गई हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर भी है, ठीक है। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के। तो ये है क्या? संबंध प्रोत्साहन योजना बोलते हैं, उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, पीएलआई को। तो आत्मनिर्भर से क्या बनाया है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा क्या कि पीएलआई सिस्टम लेके आया है। तीसरा क्या है कि मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। मुक्त व्यापार समझौता करने से, एफटीए करने से, इससे फायदा क्या होगा कि सामान क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। और सामान सस्ता होगा तो भारत की भी वस्तुएं विदेश में जाके क्या हो जाएंगे? प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। एफडीआई की नीति में बदलाव किया है। एफडीआई की नीति में बदलाव ये किया है कि जैसे खास करके चाइना के लिए किया है, ठीक है। चाइना में ये किया है कि चीन से कोई भी आयातित वस्तु होगा, आयात किया जाएगा, उनको डंपिंग या डोपिंग लिखा है, आप लोग डंपिंग कर लेना, डंपिंग रोधी शुल्क वसूला जाएगा। अगर डंप कर रहा है तो डंपिंग संबंधी क्या करेगा? शुल्क वसूलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कदम उठाया, ये आप लोग जानते ही हैं कि चीन की कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे उसकी वस्तुओं और सेवाओं को सार्वजनिक खरीद के लिए क्या रोकने का उपाय बता रहा है, या बोली लगाने के लिए लोग क्या प्रोत्साहन कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी बना रही है वो कंपनियों के, चीनी कंपनियों के उत्पादों को भारत में जो जनता खरीद रही है उनको हतोत्साहित किया जा रहा है कि भाई ये चीन है, ये हमारे लिए सुरक्षा का खतरा लेके आएगा। तो लोग जागरूक भी हो रहा है, तो ये भी काम किया जा रहा है।
सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को आधार बनाते हुए क्या किया, चीनी मोबाइल ऐप्स बंद कर दिए। लगभग 101 तो मुझे मालूम है 100 प्लस क्या किए, मोबाइल ऐप बंद कर दिए। अब बंद क्यों किए? क्योंकि डाटा इकट्ठा कर रहे थे, बिग डाटा एनालिसिस कर रहे थे, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट उतार रहे थे। ठीक है, तो ये कदम उठाया गया। अब हम कहें कि इनकी चुनौतियों से आने से पहले हम एक समरी कर लें कि क्या किया जा रहा है, भारत सरकार क्या कर रहा है चीन के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए। तो एक बोला पीएलआई सिस्टम लेके आया, आत्मनिर्भर भारत लेके आया। आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, फिर हमने बोला कि जितने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एफएटीए को सामने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि सस्ते हों उसकी वस्तुएं। तो क्योंकि जैसे ही मान लो, जैसे ये देश है एक्स और ये वाई देश है, इस देश से यहाँ पे अगर ये साइन हो जाए कि हम शुल्क क्या करेंगे, कम लेंगे, एक्स क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लो कि हम कोई ये लैपटॉप ही कर रहे हैं, अगर लैपटॉप क्या कर दे, एक्स वाला यहाँ वाई पे भेज रहा है, और अगर लैपटॉप का खर्चा है 100 रुपया, ऐसे आदो होता नहीं, मान लो 100 रुपया, और इसने लागत लगा दिया, शुल्क लगा दिया अंदर आने का 400 रुपया, तो इसको तो दाम हो गया 500 रुपया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल लागत कितना है, 100 रुपया। अगर फ्री होगा मतलब कि यहाँ पे 100 रुपया का हो जाएगा, तो इनको सस्ते पे सामान मिलेगा, 500 में नहीं मिलेगा। अगर ये 500 रुपये में यहाँ पे खरीदेंगे और यहाँ पे लैपटॉप जो बनाने वाले हैं मान लो 120 रुपया लग रहा है, तो वो 500 रुपया क्यों खरीदेंगे, 120 रुपया वाला खरीदेंगे। और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो थोड़ा सा शुल्क बना होगा, और मान लो कि 105 ही रुपया होगा, और यहाँ पे जो लैपटॉप बेच रहे हैं वो 120 रुपया है, तो 105 वाला का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बिकेगा, मांग बढ़ जाएगी, और ये बूस्ट हो जाएगा लैपटॉप बनाने वाला। तो एफएटीए के लिए बात किया। जो एफडीआई है, एफडीआई को क्या कर रहे हैं, सरल कर रहा है। ठीक है, जो ऐप है जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे उसको प्रतिबंध कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है कि लोगों को जागरूक कर रहा है, जैसे कि भारत के दिए जलाओ, चाइना वाले दिए ना जलाओ दीपावली में। ठीक है, बहिष्कार किया जा रहा है। तो इस तरह से कदम उठाया गया। चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करने से उत्पन्न होने वाली क्या चुनौतियां हैं? तो चीनी वस्तुएं तो भारत में भंडार हैं, अगर हम उसको क्या कर दें, बहिष्कार कर दें पूरी तरह, सपोज करो कि हम बहिष्कार कर भी नहीं सकते पूरी तरह से, इतना व्यापक हो गया मार्केट भारत में उसका, क्यों हम बहिष्कार कर ही नहीं। हर एक चीज अपने घर में कोई भी उठाओगे 10 में से 7 से लेके 9 सामान आपका चाइना का होगा। आप टेबल लैंप उठा लो, होगा वहीं से बना होगा, वहीं से वहीं का सामान लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक में। तो क्या होगा, पहली बात कि अगर हम देखें कि बहिष्कार करेंगे तो हमें क्या होगा, एक तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा, व्यापार घाटा कम होगा। अच्छी बात है, व्यापार घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसकी भरपाई क्या किसको करना पड़ेगा, उपभोक्ता को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसको समझो कि मान लो एक गरीब या कोई नॉर्मल फैमिली है, वो 10,000 कमाती है, 10,000 कमाती है और अपने घर का खर्चा चला रही है 10,000 कमा के, उसमें 4 लोग हैं। ठीक, 10,000 में वो अपनी दिनचर्या के खाने पीने की चीजें खर्च कर रहा है। अब कोई उसको लैंप, उसके बच्चे ने मांगा कि लैंप लेके आ जाओ पापा, तो वो तो लेके आएगा, लैंप पढ़ने के लिए जरूरी है। चाइना वही लैंप चीन कितने में प्रोवाइड करेगा, 150 रुपए में प्रोवाइड करेगा, और भारत वाले इसको कितने में करेंगे, 500 रुपए में करेंगे। तो ये जो बचा मार्जिन कितना, 150 से अगर देखें तो 350 रुपया, ये 350 रुपया अपने खाने पीने में खर्च कर सकता था जो बेकार में खर्च हुआ, और 150 रुपया से उस लड़के का काम हो सकता था। तो खर्चा तो जो कटौती है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। पेट काट के लोगों का क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा। मतलब कि कहें कि इसकी भरपाई उपभोक्ता को मिलने वाले लाभों में कटौती की जाएगी। अगर ऐसा करता है बहिष्कार होगा तो जो लाभ उपभोक्ता को मिल रहा था उसके लाभ में कटौती की जाएगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि भारत में अगर देखें तो भारत जैसे देश में गरीबी बहुत विद्यमान है, कुछ ही लोग धनी हैं जो सामानों को खरीद सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग निर्धन लोग हैं, वो कीमत के प्रति ज्यादा संवेदनशील है।
अगर कीमत, जैसे आप देख लो, हम ही पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो जो बड़े लोग हैं वो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कोचिंग में जा रहे हैं, है भाई उनके संसाधन। लेकिन जो गरीब है वो सोचेगा कि सस्ते में भी हमें बेस्ट मिल जाए, ठीक है, वो सस्ते की तरफ भागेंगे, उनकी मजबूरी भी है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जनता को होगा अगर बहिष्कार किया जाएगा तो, क्योंकि कीमत ज्यादा रहेगा। तीसरा ये होगा कि अगर ऐसा बहिष्कार का है तो भारतीय निर्यातक और उत्पादक भी क्या होंगे? प्रभावित होंगे। निर्यातक भी प्रभावित होंगे और उत्पादक भी होंगे, क्योंकि चीन से भारत का 50% से अधिक आयात तो या पूंजीगत या मध्यवर्ती वस्तुओं का होता है। जैसे कि मान लो कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आईफोन बन रहा है, कहां पे? यहाँ पे इंडिया में बन रहा है आईफोन। आईफोन हो रहा है, लेकिन इसके पार्ट कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं। तो आईफोन के जो उत्पादक हैं वो प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि बहिष्कार की बात आ गई। और कुछ वस्तुएं चीन में भी भेजी जाती हैं, खाद्य की वस्तुएं, ठीक है। तो जब चीन की वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे तो चीन क्या चुपचाप बैठा रहेगा? तो जो निर्यात करते रहेंगे, चीन में जो निर्यात करते हैं, तो उनका भी वस्तुओं को क्या करेगा? बहिष्कार करेगा चीन, तो वो भी प्रभावित होगा। अगर देखेंगे कि चीन वस्तुओं का बहिष्कार करें तो इससे क्या होगा? ये सिर्फ चीन को तो बहुत कम प्रभाव पड़ेगा अगर बहिष्कार किया जाएगा। क्यों? कुल निर्यात में देखें तो केवल 3% निर्यात करता है चीन, 3% केवल चीन निर्यात करता है भारत को, तो बहुत कम है। लेकिन भारत की क्या हाल होगी ये समझ लो, ठीक है। अगर हम चीन को बहिष्कार करेंगे तो और भी विदेशी कंपनियां जो अन्य देशों से आना चाहेंगी वो हतोत्साहित होंगी, उनको नीतिगत विश्वास नहीं पैदा होगा, और जब विश्वास नहीं पैदा होगा उस सत्ता के प्रति तो वो निवेश कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छे से समझो इस चीज को। तो आगे की राह हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, बहिष्कार करना बड़ी बात नहीं है, ये हमारा रणनीति होना चाहिए, धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आओ, फिर एपीआई पे जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करो, फिर एमएसएमई को उतना टेक्निकली साउंड करो, ठीक है, टेक्निकली साउंड करो कि वो प्रोडक्ट उनके सस्ते हों, और फिर जाके धीरे धीरे बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत बहिष्कार करने लगे। तो रणनीतिक रूप से आप सुझाव दे सकते हो कि ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अब संवाद, जैसे इसके प्रति क्या करना चाहिए? आर्थिक संवाद का मंच उपयोग करना चाहिए। ऐसा आर्थिक संवाद करने का मतलब कि जो हमारे सामान हो वो ऐसे सामान हो कि जाके किसी विदेश में भी जाए सामान, अगर हम निर्यात करें तो वहां पे प्रतिस्पर्धा के रूप में वो टिक पाए, ऐसा कुछ आर्थिक संवाद करके निकालना चाहिए, ठीक है। निवेश के लिए हमें अनुकूल माहौल देना चाहिए, सुरक्षा का माहौल देना चाहिए, गोपनीयता का संरक्षण रखना चाहिए, अर्थात अच्छा संतुलन बना के रखना चाहिए निवेश में, कि निवेश आएगा तो हमारा क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, निवेश आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो उत्पादों की अपने आप मांग बढ़ेगी, तो फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ जाएगा। और आर्थिक पैरा डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की चाहिए, अर्थात राज्यों को चीन के प्रांतों के साथ अपने संबंध जोड़े, वहां के राज्य जो हैं वो चीन के प्रांतों के साथ जोड़ेंगे। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब ही है क्या? कि सिस्टर राज्य हो या साथ जोड़े, और उन राज्यों से जुड़ना चाहिए जो तकनीकी रूप से जो बना रहे हैं, सस्ते क्यों बना रहे हैं, वहां पे जोड़े, सीखें, आर्थिक रूप से डिप्लोमेसी है, और वो राज्य क्या करें? इंप्लीमेंट करें। स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए, पर्याप्त वित्त पोषण करना चाहिए स्टार्टअप को हर सेक्टर में, तो उद्योग बढ़ेंगे। तो ये हम राह दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, भूमि सीमाओं से संबंधित चीन का कानून आया जो हम बता रहे थे, 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो गया। और चीन, देखो चीन की नक्शा देखेंगे तो ये चीन है, और चीन के इर्द गिर्द अगर ये मान लेते हैं, ऐसा नक्शा नहीं है तो ये चीन है। तो देखो इधर भारत में कौन है? भारत है, इधर भारत है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, और ऊपर के इधर भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ठीक। म्यांमार के ऊपर जाओगे तो मंगोलिया हो गया, रसिया हो गया, ठीक। तो इस तरह से बाउंड्री इसका बना हुआ है, एक बार मैप जरूर देखना।
मैप देखना मस्ट है, मैप बनाना मस्ट है। तो 1 जनवरी को लगभग 3,000 किलोमीटर से ऊपर जो सीमा क्या विवाद है, सीमा को लेके विवाद है अन्य देशों के साथ, उस पे नियम बना लिया और 1 जनवरी से वो लागू भी कर दिया चीन। और ये आक्रामक नियम है सीमा को लेके। अब देखो क्या होगा इसका प्रभाव। तो भूमि सीमा कानून के बारे में देखें तो चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है, जिसमें भारत है, मंगोलिया है, रूस है। तो मंगोलिया और रूस के बाद भारत का सीमा सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे है चीन के साथ, लंबी सीमा। तो 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है और उसमें नया सीमा कानून लेके आया और वो भी आक्रामक रूप लेके आया। तो वाकई इन 14 देशों के सामने क्या है, चिंताएं हैं। तो उन चिंताओं में हमें और देशों के नहीं देखना है, भारत के सामने क्या चिंता है। देखो ये कानून आने से, जो चीन ने कानून लाया है भू सीमा कानून, उसके वजह से सीमा प्रबंधन और जो द्विपक्षीय समझौता होता है समय समय पे, उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि आक्रामक है ये। आक्रामक अगर नीति लेके आया है भूमि सीमा, तो सीमा प्रबंधन करने के लिए जो गलवान घाटी में देखने को मिला, उस कानून के बाद ही देखो ये देखने को मिला आपको, उसका एग्जाम्पल है। ये कानून भारत और भूटान के साथ विवादित क्षेत्रों में चीन का हालिया कार्रवाई औपचारिक रूप दे सकता है। मतलब ये कानून इतना आक्रामक है कि भारत और भूटान के साथ जो विवादित क्षेत्र हैं उस पे क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, सड़क बना सकता है, रेल बना सकता है, ऐसा कर सकता है। और इस विवाद की वजह से ये चिंताएं हैं भारत की। इस विवाद, इस कानून को लाने की वजह से ब्रह्मपुत्र और यारलुंग नदी, ये ब्रह्मपुत्र को ही बोला जाता है, तो इस कानून के आने से इसको सीमित करने पे संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि चीन क्या कर सकता है, ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक सकता है। या ऐसा हो सकता है कि वो पानी एक बैग छोड़ दे अपने डैम से, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है जहां ब्रह्मपुत्र पास करता है, वो बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। तो हमारे नदियों के लिए, जो सीमा पार नदियां हैं, झील हैं, उनके लिए सुरक्षा की बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई। ये कानून जो आया है, चीन लेके आया है, ठीक है। इस कानून की वजह से सैन्य और कूटनीतिक दबाव का उपयोग करने लगा है कौन, चाइना। और जो हमारा बीआरओ क्या बना रहा है, रोड बना रहा है सीमा के पास, उसको रोकने के लिए बोल सकता है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाधित कर सकता है कौन, चीन। कौन से, इस कानून की मदद से, ठीक है। और जो अभी कानून आया है, वो नया समुद्री कानून प्रभावी कर दिया है। क्या बोला है, ये बोला है कि कोई भी अगर विदेशी जहाज आएगा चीन के क्षेत्र में, प्रादेशिक जल में उसके, तो गुजरते समय जो भी विदेशी जहाज होंगे उनके चीनी अधिकारियों के समक्ष विवरण प्रस्तुत करना होगा। तो सोचो, व्यापार को ही नियंत्रित कर रहा है। इतना समझ में आया कि अब हम जरा सा समरी कर लेते हैं। देखो ऐसा है ना कि कानून जो 2022 में लेके आया, और इस कानून को हम एक पक्ष के रूप में उपयोग कर सकते हैं आक्रामक रूप से, चाहे ताइवान हो चाहे भारत हो। तो भारत के सामने हमने चिंताएं बताया। एक की पॉइंट में देखते हैं कि सीमा सुरक्षा की चिंता बढ़ गई, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारे नदी विवाद है वो बढ़ा हो सकता है, नदी विवाद को, जैसे ब्रह्मपुत्र वगैरह को लेकर, ठीक है। मतलब झील और नदी दोनों पे सुरक्षा पे खतरा मंडरा रहा है, यही चिंता है भारत की। और ये कानून आने की वजह से सैन्य और कूटनीतिक दबाव क्या कर रहा है, चाइना का बढ़ रहा है। और ये सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ नया इसमें समुद्री कानून जोड़ दिया है कि विदेशी जहाज जो भी होंगे वो चीन के अधिकारियों को समक्ष विवरण प्रस्तुत करेंगे जो उसके क्षेत्राधिकार, जल क्षेत्राधिकार से गुजरेगा। तो एक तरह से व्यापार को नियंत्रण। तो ये चिंताएं हैं, जापान के साथ कर रहा है, वियतनाम के कर रहा है, तो वो भारत के हित प्रभावित होंगे इसके कानून से। तो चीन के साथ विवादित सीमा क्या क्या है, ये जरा सा एक अलग पॉइंट है। तो एलएसी, पहली बात है कि एलएसी का वास्तविक रेखांकन नहीं किया गया, ठीक है।
और एलएसी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। देखो मध्य में कौन आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ जाएगा। पश्चिमी में कौन है, लद्दाख है। और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। तो एलएसी को लेके इन क्षेत्रों को पे सीमा विवाद है। और ये बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। तो भारत ने ये बोला है कि अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ये भारत का अभिन्न अंग है और रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये वादे जो माओ ने बोला था कि तिब्बत क्या है, हथेली है, बाकी ये 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां में क्या बोला था, तो देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो तिब्बत को माओ ने बोला था कि तिब्बत क्या है, चाइना का हथेली है और 5 उंगलियां ये हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। यही सीमा विवाद है, इसी से याद रखना। ठीक, तो अनसुलझे सीमा विवाद को भारत का से क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा? अगर सीमा विवाद एलएसी नहीं सुलझाया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक परिणाम के रूप में प्रभाव देखेंगे तो भारत चीन पे अत्यधिक आर्थिक निर्भरता होगा। उससे जोखिम और चीनी कंपनियों द्वारा कुछ संवेदनशील भारतीय आर्थिक क्षेत्रों को प्रवेश करने के लिए चिंता है। अगर एलएसी सीमा विवाद को नहीं होगा तो एक तो निर्भरता है, आर्थिक रूप से देखा जाए भारत व्यापार घाटा ज्यादा है और ये आर्थिक निर्भरता की वजह से चाइना क्या कर सकता है, कोई भी कंपनी को अपना वहां पे रख सकता है, बोलेगा कि ये करो, या दबदबा बना सकता है, कूटनीतिक रूप से खेल सकता है और आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। और जब आर्थिक क्षेत्र में भारत के प्रवेश कर गया तो देखो सत्यानाश तो होना ही है। चीन का पाकिस्तान के साथ मजबूत गठबंधन होना भी एक है कि अगर चीन के साथ पाकिस्तान का मजबूत गठबंधन होगा तो सीपेक जैसी है वो चीजें क्या होगा, बढ़ावा देगा। यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे पे बात करेगा, एनएसजी पे क्या करेगा, विरोध करेगा कि इसको मेंबर ना बनाया जाए, ये सब होगा। गठबंधनों को मजबूत करेगा, जैसे भारत, अमेरिका और यूरोप, जापान तथा रूस सहित सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा ये वैश्विक शक्ति समूह में अपनी स्थितियों को मजबूत करेगा। मतलब कि ऐसा होगा कि भारत अपना मजबूत करेगा और चीन अपना मजबूत करेगा, तो ऐसा प्रभाव होगा। धारणाओं पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे कोविड महामारी के कारण लेके चीन को ऐसे ही, चीन का एक मतलब अच्छा ऑडियो आया था उस समय, चीन का हो रहा था, कोई पंजाबी था, कभी ऑडियो मिलेगा तो शेयर करेंगे, बहुत मजेदार था। ठीक है ना, कि पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं और महामारी पूरे विश्व में फैलाते हैं। तो ऐसे ही भारतीय जनता में रोष था महामारी को लेकर। और अभी गलवान वाली विवाद हो गया, तो ये सब धारणाओं का भी प्रभाव पड़ रहा है और बहिष्कार की क्या कर रहा है, आह्वान किया जा रहा है। तो ये सब प्रभाव होंगे। तो अनसुलझे रहने के लिए उत्तरदायी कारण क्या है सीमा विवाद के लिए? क्योंकि संसाधन युक्त रणनीतिक भाग लद्दाख है। लद्दाख बहुत मूल्यवान है भारत के लिए। क्यों है? क्योंकि मीठे जल की स्रोत के रूप में जाना जाता है और ये चीन के सिनजियांग प्रांत से क्या करता है, जोड़ता है। तो लद्दाख चीन के लिए भी महत्व है। तो संसाधन युक्त या रणनीतिक रूप में देखा जाए तो लद्दाख जितना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही चीन भी सोचता है कि सिनजियांग प्रांत से जुड़ा हुआ है, तो कनेक्ट करता है, तो ये हमारे लिए लद्दाख क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये जरूर मैप देख लेना। मेरे ड्रॉबैक है कि हम मैप नहीं है, अगले लेक्चर से अगर मैप जहाँ पे इंक्लूड होगा कर लेंगे, लेकिन जरूर देखना जब भी चीन होगा लेके बैठना, तो चीन को पढ़ रहे हो तो मेरा सजेशन है कि चीन का मैप लेके जरूर बैठना। चीन के साथ बढ़ता है शक्ति असंतुलन। क्या कि एशिया में चीन क्या हो रहा है, प्रभावी हो रहा है और वो अपना प्रभुत्व जमा रहा है, कूटनीतिक रूप से दबाव डाल रहा है, सैन्य रूप से दबाव डाल रहा है। तो इस वजह से सीमा विवाद सुलझ नहीं रहा है। और भारत का अर्थव्यवस्था से देखें तो चाइना का अर्थव्यवस्था क्या है, 5 गुना से भी अधिक है। अगर 5, हम तो 17.7 ट्रिलियन डॉलर बताए थे, यहां तो 5 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। ठीक है। भारत के भू राजनीतिक हितों से संभावित खतरा, जैसे भारत नेवर हुड फास्ट पॉलिसी पे क्या कर रहा है, नेपाल को अपने पक्ष में कर लिया, श्रीलंका को ऋण के जाल में कर रहा है, बांग्लादेश पे भी दबाव डाल रहा है, म्यांमार पे भी
BRI का पार्ट बना लिया है, तो भू राजनीतिक हितों से संभावित खतरा हो रहा है। वो अलगाववाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने लग रहा है। एक दूसरे की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को समझने का असमर्थता, मतलब भारत खुद को दक्षिणी एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र का प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में खुद देखता है। कौन? भारत। और चीन विशेष रूप से सीपेक तथा अपने निवेश और भारत के पड़ोसियों के साथ बढ़ते संबंध के माध्यम से भारत की इस स्थिति को चुनौती दे रहा है। तो दोनों की महत्वाकांक्षा है। भारत की महत्वाकांक्षा है कि हम दक्षिण एशिया और हिंद महासागर को सुरक्षित करते रहे, चीन के प्रभाव से मुक्त करते रहे, चीन के ऋण जाल से बचाते रहे। और चीन कह रहा है कि भैया हम BRI लेके आए और सब लोग शामिल हो जाए। तो दोनों की महत्वाकांक्षा है, BRI को लेके चीन को और सुरक्षा को प्रदान करने का लेके भारत का। ठीक, तो आगे की राह क्या है? जो हमने बोला है कि BRI को संतुलित करने के लिए कुछ भारत को भी है, और BRI को संतुलित करने के लिए बहुत सारे पहल उठाया गया है BRI को संतुलित करने के लिए, और इसको बताएंगे हम। जब BRI बताएंगे ना तो उसमें बताएंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जो भी आगे की राह है वो हम जो ऊपर की बताए हैं उसी पे हम कर सकते हैं। विश्वास स्थापित करें, LAC को क्या करें, जो संबंधित विवाद है उसको सुलझाया जाए। ठीक है, और दोनों अपनी महत्वाकांक्षाओं को तो पूरा करें, लेकिन ऐसा ना निगेटिव एस्पेक्ट से पूरा ना करें। ऐसा हो साझेदारी किया जाए, पाकिस्तान का ऐसा कुछ किया जाए कि वैध पे ही पाकिस्तान का साथ दे, ऐसा नहीं कि अवैध चीजों में चीन क्या करे, साथ दे। ठीक है, संतुलित करने के लिए जब ऐसा हो तो गुड संगठन बनाए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, तालिबान के प्रति भारत का रुख। तो देखो तालिबान के प्रति रुख क्या हुआ कि अभी मालूम है कि अफगानिस्तान पे तालिबान का नियंत्रण हो गया। ठीक है, और 10 महीने के बाद जब तालिबान आ गया तो 10 महीने के बाद जाके अपना दूतावास खोला। कहां? काबुल में। कौन? भारत। 10 महीने के बाद, वरना वहां से नदारद था भारत। देखो भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता दिया था। बस ये तथ्य जान लो, कभी यूज कर सकते हो। ठीक है, और भूकंप में मानवीय सहायता दिया था और विकास में सहयोग किया था। ये घटना चक्र इसलिए महत्व रखता है क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन को मान्यता देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो इसके लोकतांत्रिक अवधारणा में आता ही नहीं था। लेकिन देखा कि अब तो तालिबान आ गया है। ठीक है, तो अब तालिबान को लेके अपना दृष्टिकोण बदला भारत ने। क्या रुख रहा? अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि क्यों संबंध बनाना चाहिए तालिबान के साथ और क्यों नहीं बनाना चाहिए। ये दोनों पक्ष जान लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कहानी। अगर हम तालिबान के से संबंध बनाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि होगा। भाई तालिबान भी आएगा, तुम कुछ कहो हम भी कुछ कहते हैं। सहभागिता मतलब कि अगर तालिबान होगा तो अगर तालिबान से बात करेगा, अगर अच्छा रिलेशन बना लिया तो वो आतंकवाद को रोकने में प्रभावी हो सकता है। ठीक है, और एक तरह से देखें कि 106 किलोमीटर ही सीमा भले ही लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अफगानिस्तान क्षेत्र है। शांति बनाना है तो इससे संबंध बनाना होगा। पाकिस्तान के का घटता प्रभाव, अगर देखें कि पाकिस्तान का प्रभाव क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि तालिबान अक्सर देखो पाक क्या करता था, तालिबान को समर्थन कर रहा था। पाक क्या कर रहा था? पाक तालिबान को समर्थन कर रहा था। अब तालिबान को समर्थन कर रहा था तो वहां पे आतंकवाद वगैरह को, और यही तालिबान को बनाने में बहुत ज्यादा जो आतंकवादी थे उनको बहुत मदद किया था। लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान क्या हो गया, कमजोर हो गया है, कूटनीतिक रूप से कमजोर हो चुका है, सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान क्या हो गया, खुद कमजोर हो गया, तो क्या तालिबान को सपोर्ट करेगा या उनके आतंकवादी समूह को सपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान का घटता प्रभाव के कारण हमको क्या करना चाहिए,
संबंध तालिबान से संबंध बनाना चाहिए। पहला बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि होगा तो संबंध बनाना चाहिए। दूसरा बताया था, उसके भी एग्जाम्पल दिए। दूसरा बताया कि पाकिस्तान का घटता प्रभाव, आर्थिक रूप से घट रहा है, ससुरे के पास खाने का पैसा नहीं है, उधार लिए पड़ा है और लड़ाई कर रहा है इंडिया से, ठीक है। उसके खुद पाकिस्तान में बम विस्फोट हो रहे हैं, सुरक्षा जैसी चुनौती आ गया, कूटनीतिक रूप से इसको घेरा जा चुका है, FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, तो ये अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये तालिबान को क्या सपोर्ट करेगा, जो हमारी शंका था कि तालिबानी जो आतंकवादी ग्रुप है उसको सपोर्ट करेगा, तो ये इसके प्रभाव कम होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तीसरी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे, जैसे अफगानिस्तान में अलकायदा, IS जैसे आतंकी संरक्षणों को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। मतलब अलकायदा हो चाहे IS हो, उस आतंकी समूहों को संरक्षण कौन देता था, अफगानिस्तान देता था। और तालिबान के संबंध किससे थे, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जो पाकिस्तान में समूह थे, ठीक है। तो तालिबान के साथ साथ भारतीय रुख भारत को अपनी चिंताओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने का अवसर देता है राष्ट्रीय सुरक्षा में। क्यों, अगर हमारा संबंध अच्छा होगा तो अलकायदा और ISI हमारे पास भटकेंगे नहीं, और तालिबान से संबंध होगा तो हमारा ये लश्कर तैयबा और जैसे मोहब्बत जैसे समूह हैं, तालिबान का संबंध है तो इनको भी कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए हमें संबंध बनाना चाहिए कि आतंकवाद से बचा जा सके। अगर संबंध अच्छा रहेगा तो ये इनको कंट्रोल कर लेगा। और तीसरी बात बोलेंगे कि पारस्परिक रूप से क्या है, एक दूसरे को लाभ देंगे। जैसे तालिबान ने खुद ही भारत को अपना दूतावास खोलने का आग्रह किया, अब बोला कि हम लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, हम मानव अधिकार की रक्षा करेंगे, और साथ ही साथ उसने कहा कि ऐसा है सब इंडिया, आप आइए हमारे सैन्य जो सैन्य में जो प्रशिक्षण है वो आप दीजिए। ठीक है, तो एक दूसरे को लाभ मिल रहा है। यहाँ सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा तो यहाँ की सेना तालिबानी मजबूत होगा और फिर कोई विद्रोही ग्रुप नहीं, संरक्षण नहीं मिलेगा। और तालिबान ग्रुप का रहेगा तो वो जैसे मोहब्बत और लश्कर तैयबा जैसे भी संगठन क्या होंगे, कमजोर होंगे या उसको दबा सकते हैं। कूटनीतिक रूप से भागीदारी अधिक संभावनाएं होंगी। जैसे तालिबान क्या है, सत्ता पे आ गया और देखें तो तालिबान ही ज्यादा क्या कर रहा था, क्षेत्र को असंतुलित कर रहा था, अफगानिस्तान क्षेत्र को। तो अब क्या होगा कि तालिबान आ जाएगा तो वो क्षेत्र शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाएगा तो राजनीतिक रूप से भागीदारी बढ़ जाएगी, आर्थिक रूप से भागीदारी बढ़ जाएगी, निवेश बढ़ जाएगा। तो कूटनीतिक रूप से भागीदारी की अधिक संभावनाएं होंगी कि राजनीतिक रूप से भागीदारी, आर्थिक रूप से भागीदारी इंडिया की बढ़ जाएगी, वहां पे निवेश अच्छा खासा होने लगा, और वहां के जो मूल निवासी हैं उनके साथ भारत का संपर्क भी बढ़ जाएगा, तो लोक कूटनीति भी बढ़ेगा, जुड़ाव होगा, तो हमारा निवेश और जो भी हम निवेश किए हैं उन संसाधनों का संरक्षण होगा। तो ओवरऑल हमने कहा कि क्यों करना चाहिए, एक ब्रीफ ले लेते हैं। ब्रीफ का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि होगा, इसलिए पाकिस्तान का घटता प्रभाव है इसलिए करना चाहिए हमें, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, पारस्परिक रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे इसलिए करना चाहिए, कूटनीतिक रूप से भागीदारी बढ़ जाएगी और हमारी विकास करने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, और वहां के मूल निवासियों के साथ हमारा संपर्क बढ़ जाएगा इसलिए करना चाहिए। भारतीय रुख के नकारात्मक पहलू क्या थे, तो देखो भारत की नीति में असंगति दिखता है। क्या दिखता है, अफगान के नेतृत्व वाले, अफगान स्वामित्व वाले पे अपना क्या समर्थन दिया था, और वो भारत साफ साफ बोला था कि किसी आतंकी ग्रुप को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो तालिबान आया और तालिबान को वो समर्थन दे कि ना दे, और लोकतांत्रिक रूप से जो अच्छा है उसी को दे रहा था, और यही पक्ष ले रहा था कि लोकतांत्रिक रूप से जो सत्ता आएगी उसी को हम समर्थन देंगे, जो अलोकतांत्रिक रूप से जो युद्ध से आएगा उसका समर्थन नहीं देंगे। ये हमारी विदेश नीति में था। तो दोनों में असंगति दिखता रहा भारत की नीति में कि लोकतांत्रिक को दे, अब तो लोकतंत्र वाला तो चला गया, अब तालिबान आ गया तो हमें तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, सुरक्षा संबंधित चिंताएं को लेकर
जैसे भारत में हक्कानी समूह जैसे आतंकवादी गुटों के खतरे का सामना करना पड़ रहा था, और ये तालिबान का सदस्य था। अगर लोकतंत्र को ये समर्थन देता तो तालिबान तो अलोकतांत्रिक संगठन है, और फिर ये हक्कानी ग्रुप वाले भारत में ले दनादन बम फोड़ते। तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं थी, ठीक है, इसलिए भी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेके वो आया। और यूएन में हम कभी भी, यूएन के मंच पे कभी भी हमने तालिबान का समर्थन नहीं किया, तो एक बाइक हम तालिबान के से समर्थन आ जाए। और तालिबान के जो जैसे मोहम्मद हैं, तालिबान के नहीं, लश्कर और जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप है पाकिस्तान में, वो भारत को लक्षित करते हैं, ठीक है। हम अगर तालिबान को दे रहे हैं समर्थन, तो कहीं ऐसा चिंता था कि ये क्या करे, आतंकी समूह को क्या करे, प्रोत्साहित करे, ठीक है। और प्रोत्साहित करेगा तो हमारे भारत को लक्ष्य करेंगे, तो पाकिस्तान के भी गुट मिल जाएंगे, तालिबान भी मिल जाएंगे। तो सुरक्षा संबंधित चिंताओं को लेकर वो नकारात्मक पहलू में था, ठीक है। और ये नगरहार प्रांत, मतलब ये, ठीक है, वो पढ़ लेना, उसे नहीं, मीम की समझो, अगर हम देखने लगेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। तालिबान की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं था, अर्थात तालिबान का रूढ़वादी सोच है। तालिबान में देखो, अफगानिस्तान में महिलाओं को कैसे खड़ा करके गोली मार रहे थे, कैसे शोषण कर रहे थे, मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे। तो इसके लेके नकारात्मक पहलू था भारत को। भारत, क्योंकि ये जब यही कर रहा है इसके साथ, तो ये क्या लोकतंत्र लाएगा, क्या महिलाओं को सम्मान करेगा, क्या बच्चों को सम्मान करेगा, शिक्षा को क्या बढ़ावा देगा कि जब शिक्षा के संस्था पे ही बम फोड़ दिया जा रहा है। और ये भी था कि अफगान जनता के संदर्भ में भारत की छवि भी खराब कर सकता है, तो ये भी नकारात्मक पहलू थी। तालिबान के चीन समर्थक पड़ोसियों से निपटना, एक आता है कि तालिबान के चीन समर्थक पड़ोसियों से निपटना, ये भी बड़ी बात है। जैसे 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 भारत और तालिबान के संबंध गहरे होंगे, तो फिर क्या होगा कि भारत को ताजिकिस्तान के साथ अपनी परिभाषित करना पड़ेगा जो संबंध है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से लगा हुआ है। तो ये कहने का मतलब है कि तालिबान के जो चीन समर्थक पड़ोसी हैं उनसे निपटना पड़ेगा। अर्थात जब भारत अफगानिस्तान को, ऐसे समझो, जब अफगानिस्तान में भारत पैठ बनाएगा तो सबसे ज्यादा खटकेगा किसको? चीन को खटकेगा और पाक को खटकेगा। और चीन से जो अच्छा संबंध बना रहे हैं, तो भारत का भी संबंध क्या होगा, इन लोग से खटकेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश जो हैं, ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि भारत आए, बल्कि चीन का दबदबा हो, चीन यहाँ के संसाधनों का उपयोग करे, ये नहीं चाहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में भारत की पैठ होगी तो फिर ये चीन के जितने समर्थन वाले होंगे ये भारत के विरोध हो जाएंगे, और फिर भारत को क्या करना होगा, अपनी विदेश नीति इनके लिए क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। तो ये भी एक बात थी नकारात्मक। तो आगे की राह में क्या है कि भाई देखो, तालिबान के साथ भारत के रुख के पीछे का खाका अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित था। तालिबान का प्रयास लंबे समय तक सत्ता में बने रहना, और भारत के पास इससे निपटने के लिए अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान रखना और राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में सुधार करना आवश्यक है। ये रामायण बाच दिया। कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि ऐतिहासिक संबंध था और हम लोकतांत्रिक सत्ता को ही देते थे। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है, ऐसा लगता है कि तालिबान क्या करेगा, ज्यादा दिन तक शासन करेगा, तो इसमें तालिबान को या अफगानिस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें संबंध बनाना ही चाहिए इससे, ठीक है, और एक दूसरे को लाभ में ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। अब ये बात हो गया, तो भारत के समक्ष तालिबान की सत्ता को लेकर चिंताएं क्या क्या है। तो देखो, तालिबान से पृथक रहा था, कभी भी समर्थन नहीं किया गया, ठीक है। अगर मान लो तालिबान से कभी भी अलग रहे तो कोई अफगानिस्तान क्या हुआ, अफगानिस्तान भारत से सटा हुआ है, और कभी भी तालिबान से ये संपर्क में ना रहे तो कभी भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगा तो भारत को बुलाया नहीं जाएगा, तो भारत की प्रासंगिकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आतंकवादी गतिविधियों में सक्रियता हो जाएगा, अगर हम तालिबान से ना बनाए तो हक्कानी समूह क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा।
और हमारी वित्तीय और रणनीतिक निवेश के लिए खतरा हो जाएगा। जैसे $3 बिलियन का हमने निवेश किया है अफगानिस्तान में, तो वो क्या हो जाएगा, खतरा है उसके लिए। चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव और आईएसआई और तालिबान का गठजोड़ हमारे लिए समस्या क्रिएट कर देगा, चिंता है। क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा, मानवाधिकार का उल्लंघन करेगा, ये लेके हमारी चिंताएं हैं। तो भारत का निवेश अफगानिस्तान में क्या है, 116 सामुदायिक परियोजनाएं चला रहा है, संसद का निर्माण कर रहा है, जरांज से लेकर डेलराम तक सड़क बना रहा है, जरांज से लेकर डेलराम तक, याद रखना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन आदि पे क्या कर रहा है, निवेश किया है। हेलीकॉप्टर और एयरलाइंस दिया है, भारत ने निवेश किया है यहाँ पे। तो इस प्रकार के ये अफगानिस्तान में निवेश किया है, एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट भारत और श्रीलंका को लेकर, और यही हमारा आखिरी टॉपिक है आई थिंक। इसके बाद हमारे एक और है संकट के, मतलब श्रीलंका का भी आज ही बात खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको। हल्का है, बहुत छोटा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको खत्म करना। चाय पी लो या कुछ भी कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो। देखो कि भारत और श्रीलंका के बीच में बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंध शुरुआत से ही अच्छे रहे, संबंध की बात करें तो। और इन दोनों देशों के बीच में संबंध 25 वर्ष से भी अधिक पुराना हो गया। और देखें तो 2020 में दोनों देशों के बीच में लगभग $3.6 बिलियन का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार हुआ था। तो द्विपक्षीय व्यापार 2020 तक कितना हुआ था, $3.6 बिलियन का हुआ था। और 2020 में देखें तो सार्क देशों में श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देशों में से एक है। किसमें बात हो रही है, तो सार्क देश हैं, उनमें श्रीलंका सर्वप्रथम है, सबसे बड़ा भागीदार देश है। और भारत क्या कर रहा है, श्रीलंका में एफडीआई में सबसे बड़ा योगदान कर रहा है। मतलब भारत क्या कर रहा है, एफडीआई ले जाके वहां निवेश कर रहा है। साथ ही 2020 में श्रीलंका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। 2020 में श्रीलंका क्या है, भारत के साथ दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है पड़ोसी देशों में। तो ये डाटा था कुछ जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो सहयोग का क्षेत्र क्या है जो हमारा धर्रा चला आता है। तो देखो आर्थिक रूप से देखें तो भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार हुआ है, इंडिया श्रीलंका एफटीए, तो दोनों भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता हुआ है आर्थिक क्षेत्र में। विकास की परियोजनाओं में देखें तो भागीदार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत की आवास परियोजना श्रीलंका में चलाया जा रहा है, ठीक है। वहां पे हेल्थ सेक्टर में दिया जा रहा है, शिक्षा बढ़ाया जा रहा है, वहां पे बनाया जा रहा है। तो विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सांस्कृतिक रूप से देखें तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म दोनों देशों को जोड़ता है। ये मालूम है ना कि उनके बेटे और बेटी अशोक के गए थे कहां, श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए। वहां पे स्तंभ का भी निर्माण है अशोक का। फिर इसके अलावा देखें तो तकनीकी और आर्थिक सहयोग की योजनाएं भी चलाया जा रहा है, और अध्ययन कर रहे हैं, पर्यटन आदि में शामिल हो रहे हैं। तो पर्यटन में भी शामिल हो रहे हैं। और बांग्लादेश नंबर 1 पे था पर्यटन में। अभी के डाटा आएगा तो वो अलग होगा, लेकिन अभी तक पूरी सबसे ज्यादा भारत में पर्यटन आने वाले पर्यटक कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे, ठीक है। लेकिन हम बात तो श्रीलंका की कर रहे हैं, तो श्रीलंका के नहीं, बांग्लादेश, सॉरी थोड़ा सा भटक गए थे, तो बांग्लादेश के हैं ये। और ये हम कहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन के रूप में, योजना के रूप में, पर्यटन के रूप में क्या है, साझेदारी है श्रीलंका। अगर सैन्य अभ्यास में देखें सहयोग हो रहा है तो मित्र शक्ति है, इंडिया श्रीलंका अभ्यास होता रहता है, ठीक है। तो चुनौतियां क्या है, चुनौतियां तो देखो श्रीलंका पे चीन का प्रभाव हो रहा है, ऋण के जाल में फंसा लिया है, ये चुनौतियां हैं। बीआरआई को लेके श्रीलंका क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, ये हमारे लिए चुनौती हो रहा है, क्यों हमारे लिए खतरा हो जाएगा। विश्वास की कमी है। जैसे 13वां संशोधन हुआ था श्रीलंका में, वो उसमें सिपा पे हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है। 13वां संविधान संशोधन को लेके विश्वास की कमी रही और सिपा पे हस्ताक्षर नहीं किया, और श्रीलंका द्वारा मुद्रा विनिमय समझौते से इनकार करना, ये सब दिखाता है कि विश्वास की कमी रही। ये सब उदाहरण है जो लिखे हैं। मछुआरे के मुद्दे को लेके जो तमिलनाडु है या तलाई मन्नार और कच्चा तिबू है, इन दोनों पे मछुआरे को लेकर विवाद रहता है, तो ये हमारे चिंता के विषय है। बुनियादी ढांचे को बाधित करने वाली परियोजना, जैसे जफना एग्जाम्पल ले लेंगे कि जफना हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना, संपूर्ण बिजली संयंत्र
को रद्द करना, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना को रद्द करना, ये सब जो बुनियादी ढांचे में क्या कर रहा था, इंडिया निवेश कर रहा था, लेकिन वो रद्द कर दिया। अब ऐसा लगता है कि चाइना को देगा। तो ये हमारे लिए क्या है, चुनौती है। एग्जाम्पल इसमें देखना जरूर, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल कम बता रहे हैं क्योंकि पढ़ाना है, बस हमें एस्पेक्ट समझ में आ रहा है। हाल ही की गतिविधियां देखो तो त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और श्रीलंका ने समझौता किया। अच्छी बात है। त्रिकोमाली में भारत ने श्रीलंका में अक्षय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है और आईटी में निवेश कर रहा है। ईंधन और भोजन के लिए क्रेडिट लाइंस उपलब्ध कराई है श्रीलंका के लिए, ठीक है। भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान प्रौद्योगिकी पे सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। भारत श्रीलंका $400 मिलियन का क्या किया है, क्रेडिट स्वैप भारत ने दिया है श्रीलंका को $400 मिलियन का क्रेडिट स्वैप, ठीक है। श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए रोड मैप तैयार किया है। तो ये हाल ही की गतिविधियां हैं इनके संबंध में। तो आगे की राह क्या होना चाहिए कि रक्षा और भू रणनीतिक में क्षेत्र में भारत के हित को प्राथमिकता देना चाहिए। चीन को मुकाबला करने के लिए आर्थिक संबंधों की क्षमता का लाभ उठाना चाहिए। अब भाई 400 मिलियन का क्रेडिट दे दिया, लेकिन उसका लाभ उठा नहीं रहा श्रीलंका। संबंधों को मजबूत करने के लिए धार्मिक संबंध को बढ़ावा दे, व्यापार को बढ़ावा दे, निवास को बढ़ावा दे, मछुआरों के मुद्दे को निपटारें, ये ऐसा होना चाहिए। और भारत श्रीलंका संबंध मजबूत करने के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आधार बना के संबंध मजबूत बनाना चाहिए। ये हमारा था क्या, भारत श्रीलंका। अब देखो श्रीलंकाई संकट आ गया, क्योंकि हाल ही में भारत ने श्रीलंका को बृहद आर्थिक और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सहायता प्रदान किया, ठीक है। और श्रीलंका ईंधन, खाद्य और दवाएं खरीदने में समर्थ हो सके, ये भारत ने ऐसा कुछ किया। तथ्य क्या है कि भारत ने श्रीलंका को इस अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने हेतु निरंतर सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है कि भारत ने हमेशा सहयोग करते रहेंगे। श्रीलंका ने भारत से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान जैसे कुछ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी तक पहुंच स्थापित कर श्रीलंका के लिए वित्तीय मदद लेने हेतु गारंटर का भूमिका निभा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रीलंका अभी क्या हो रहा है, संकट में है। तो संकट में क्या कर रहा है कि वो श्रीलंका को गारंटर के रूप में भारत अपने आप को पेश कर रहा है, ताकि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान जैसे देशों से क्या करे, वो पैसा ले सके, वित्तीय मदद ले सके, ठीक। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा उसका खत्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि वहां पे विद्युत कटौती, विद्युत का तेल खरीद ही नहीं पाएंगे जब पैसा नहीं है। तो क्या होगा, तेल खरीद नहीं पाएंगे या जैव ईंधन नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, विद्युत नहीं उत्पादन होगा। विद्युत नहीं उत्पादन होगा तो क्या होगा, फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उद्योग अस्त व्यस्त हो जाएगा। और वही हाल यहाँ पे हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो खाद्यान्न वस्तुएं थे या जो आवश्यक वस्तुएं थे, उनकी क्या हुआ, कीमत बढ़ गया, ठीक है। तो श्रीलंका के संकट के कारण क्या थे, तो एक तो विदेशी ऋण देयता संबंधी चूक था, एक तो चाइना ही इतना ऋण दे चुका है कि वो चुका है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अपनी स्वतंत्रता वर्ष 1948 के बाद से पहली बार इस तरह प्रतिकूल आर्थिक संकट सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका अपनी $51 बिलियन के विदेशी ऋण देयता भुगतान में विफल रहा। तो $51 बिलियन का विदेशी ऋण था, वो देने में विफल रहा, ठीक है। चीनी, दाल, अनाज जैसे आवश्यक वस्तु थे, वो श्रीलंका की उच्च निर्भरता हो गया, आर्थिक मंदी हो गई, ठीक है। श्रीलंका के पास अपने आयात बिलों को भुगतान करने के पैसा नहीं था, विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध नहीं था, तो जो आवश्यक वस्तु थे वो क्या हो गया, आयात नहीं कर सकता था क्योंकि पैसा ही नहीं था। अतिरिक्त कर कटौती के कारण उसके राजस्व में कमी हो गई, जिसके पास उसके पास पैसे ही कमी हो गई, तो वो आवश्यक वस्तुओं के लिए कुछ खर्च ही नहीं कर सकता है। ऋण के जाल कूटनीति में फंस गया, जैसे चाइना वाला है हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर। पर्यटन के क्षेत्र में गिरावट देखा गया, कोविड था तो कोविड से तो सारे प्रभावित थे, और श्रीलंका में पर्यटन क्षेत्र बहुत अच्छा है, तो पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ कोविड की वजह से। ईस्टर बम विस्फोट हुआ था 2019 में, तो इनकी वजह से क्या हुआ, पर्यटन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। और एग्जाम्पल देख लेना यहाँ पे कितने विदेशी डॉलर का लगभग प्रभाव हुआ। कृषि संकट उत्पन्न हुआ, बस 2022 में रासायनिक उर्वरकों पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और कृषि को क्या कर दिया, 100% जैविक बना दिया। कौन, श्रीलंका। अब हुआ क्या कि भाई ऑर्गेनिक हो गया, तो ऑर्गेनिक मटेरियल तो ज्यादा जल्दी खराब होते हैं,
और खराब होने की वजह से उनकी जो कृषि उत्पाद था वो जल्दी सड़ने लगे और उसको बचा नहीं पाए, तो खाद्य असुरक्षा हो गया। ठीक है। युद्ध जनित मुद्रास्फीति, रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उसकी वजह से कच्चे तेल वगैरह की या पेट्रोलियम वगैरह की आपूर्ति नहीं हो पाया बढ़िया से, तो हर देशों में देखा गया कि मूल्य में वृद्धि हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट, तो इसके यहाँ श्रीलंका में विदेशी निवेश में गिरावट हुआ, जिसकी वजह से एफडीआई नहीं आया, तो उनके पास पूंजी नहीं रही, पूंजी नहीं रही तो फिर वो कैसे रोजगार दे सकते हैं या उद्योगों को बढ़ा सकते हैं। जब उद्योग नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा तो पैसा नहीं आएगा, तो मांग कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा। और कमजोर मुद्रा, इनकी पैसा भी क्या है, अमेरिकी डॉलर वगैरह से क्या है, कमजोर है, तो एक ये भी कारण था, भुगतान करने जाए तो ज्यादा देना पड़ता था। तो श्रीलंका के संकट में भारत की क्या भूमिका रही संकट से उबारने में, या उबारने के लिए क्या भारत प्रयास किया? तो उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना जैसे कि उद्योगों की क्षमता के निर्माण में काम किया, अल्प अवधि में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद सुविधाओं में विकास किया। तो ये क्या कर सकता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरा सा होल्ड रखते हैं 1 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते। बोलते बोलते भी मुंह सूख जाता है ना, थोड़ा सा आराम दे, क्योंकि दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। फिर देखो श्रीलंका संकट में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, श्रीलंका संकट से श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो देखो भारत ये कर सकता है कि वहां पे उत्पादन बढ़वा सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल उत्पाद का विकास करवा सकता है, और 85 से 90% क्या करता है उत्पाद श्रीलंका बाहर से मंगाता है, तो उत्पाद बढ़ा देगा। एक एग्जांपल दिया तो कीमत नहीं बढ़ेगी। बाहर से 85% क्या है, अगर उत्पाद बाहर से मंगाता है श्रीलंका, अगर भारत क्या कर दे उत्पादन बढ़ा दे, तो कीमत ज्यादा आधा भी नहीं करना पड़ेगा और कीमत भी नहीं बढ़ेगा, तो मुद्रास्फीति कम से कम फार्मा सेक्टर में तो रहेगा। दूसरा क्या है कि निवेश कर सकता है, क्रेडिट लाइन्स दिया है और करेंसी स्वैप दिया है, कौन, भारत ने। तो भारत ने निवेश किया है यहाँ पे, और ऐसा सुविधा देके उसके जो तत्कालिक करेंसी स्वैप और क्रेडिट लाइन्स देके उसके तत्कालिक चिंताओं को दूर कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ तत्कालिक चिंताओं को दूर कर सकता है, साथ ही साथ दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने में भी सहयोग कर सकता है भारत श्रीलंका के संकट से निपटने के लिए। चीन का प्रतिरोध कर सकता है, जो ऋण का जाल से निकालना है वो भारत ही निकाल सकता है। ठीक है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है वो भी तोड़ सकता है। वैश्विक निर्यात, जो वैश्विक निर्यात में गड़बड़ हुआ है, बिगड़ते संकट और उत्पादन और शिपमेंट में गिरावट के कारण भारतीय निर्यातकों को चाय और वस्त्र जैसे उत्पादों के निर्यात और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। मतलब देखो कैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, खुद है पता नहीं क्या होता है जब तक नहीं बोलो। तो देखो वैश्विक निर्यात में श्रीलंका को सपोर्ट कर सकता है। कैसे? श्रीलंका मालूम है चाय में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, वस्त्र को एक्सपोर्ट करता है, कुछ उसके अपने शिपमेंट होते हैं वो शिपमेंट एक्सपोर्ट करता है, जो शिप वगैरह पे जाता है। तो इनको बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, वैश्विक निर्यात श्रीलंका को बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है। रक्षा क्षेत्र में मदद कर सकता है। रक्षा क्षेत्र में क्या मदद कर सकता है, एक तो टेक्निकल उसको साउंड बढ़ा सकता है रक्षा क्षेत्र में। दूसरा क्या कर सकता है कि उसके सेक्टर को सुरक्षित कर सकता है, जैसे कि एक फ्लोटिंग डॉक सुविधा दे सकता है। ठीक है, डॉर्नियर टोही विमान है वो दिया था, तो उसी तरह के डॉर्नियर टोही विमान दे सकता है, जो सामान ले जाने के या सुरक्षा सामग्री है वो ले जाने वगैरह में था। हिंद महासागर में वो अपनी सुरक्षा क्या कर सके, बरकरार रखे, ऐसा कुछ कर सकता है, चाहे टेक्निकल रूप से हो चाहे संसाधन के रूप में हो। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे, जो श्रीलंका को चीन को देख के विश्वास किए ससुर फंस गए, भारत में को दे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा और इनको ऋण जाल में भी नहीं फंसाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे पोर्ट हो गया, हवाई अड्डा हो गया, शिक्षा हो गया, ऊर्जा हो गया, कोई रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और भारतीय उद्योग के साथ जोड़ के उनके उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखला बाधित नहीं होगी, तो वो सुनिश्चित कर सकता है भारत। अतीत के मुद्दे को समाधान किया जा सकता है, और समाधान करके क्या संबंधों को अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे मछली को लेके था, मछली उद्योग को लेके
ये अच्छा दोहन कर सकते हैं दोनों मिलने तो उस एरिया में, ठीक है। तो ये बढ़ावा दिया जा सकता है। तो श्रीलंका के संकट पे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो श्रीलंका पे संकट बढ़ा तो शरणार्थी क्या हो जाएगा, संकट आ जाएगा, और वो माइग्रेट करके कच्चा तीबू और ऐसे जगह पे आएंगे, भारत में प्रवेश करेंगे, ठीक है। चीन का प्रभाव होगा, क्योंकि श्रीलंका ने चीन से आपातकालीन और सिन्हाली समुदाय जैसे असंतुष्ट समूह सहायता की मांग की है। मतलब श्रीलंका ने चीन से और सिन्हाली से जो असंतुष्ट समूह हैं उनसे मांग कर रहे हैं, और चीन से मांग कर रहे हैं इनसे निपटने के लिए, तो चीन आ जाएगा, और उस चीन आ जाएगा श्रीलंका में, तो फिर जो निवेश भारत किया है या कुछ भी संबंध बनाने के लिए जो पीछे पड़े हैं वो संबंध खटाई में चला जाएगा। व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा, बंदरगाह वगैरह के लेके, ठीक है। विद्रोही समूह का उदय होगा, जैसे तमिल विद्रोही और सिंहली समुदाय जैसे असंतुष्ट समूह क्या करेंगे, शस्त्र उठा सकते हैं भारत के विपक्ष में, निवेश से जुड़े संकट आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, भारत भी प्रभावित होगा। अच्छे से समझ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम, थोड़ा सा लग रहा है कि लास्ट वाला कुछ कम ज्यादा बोलते बोलते हमारा भी हो गया, लेकिन क्या है, एक लेक्चर करना है, रिकॉर्ड तो करना है। तो निष्कर्ष हम अपना निकाल सकते हैं कि दोनों का संबंध तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छा होना चाहिए, और एक दो सुझाव दे देंगे तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अभी पक्ष जो क्या हो, मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।